सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 11 फैब का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की पीडीएफ आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज के न्यूज़पेपर में से ये कुछ 9 न्यूज़ को पिक किया है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि एक तो इसमें इंडियन लेबर मार्केट का डाटा है ना। हमारा क्वार्टर 3 का डाटा आ गया है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक नया इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर सेबी ने कोई एक पर्टिकुलर रूल को एक्सपेंड किया है फॉर CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, TREPS और SDF, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं ना। और फिर बैंक इसका फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। NBFCs के ऊपर एक MPC के अंदर हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चला था कि हाँ, कुछ स्मॉल NBFCs को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ी न्यूज़ आई है, कुछ आगे प्रोग्रेस आई है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक और फाइनेंस का कॉन्सेप्ट होता है जिस फाइनेंशियल मार्केट का, जहाँ पर OFS के ऊपर बात होती है और IPOs FPOs के ऊपर बात होती है ना। तो वो उन सब पे हम अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं। फिर ये बाकी की जो 3 न्यूज़ है ये बहुत जनरल न्यूज़ है, तो हम इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेशन का फ्लो होने वाला है। तो पहले पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियाज़ लेबर मार्केट इम्प्रूव्स इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है फॉल हो गई है टू 4.8%। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन लेबर मार्केट के लिए। तो इंडियन लेबर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम शो किया है थर्ड क्वार्टर में ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्रीवियस क्वार्टर 2 में कितनी थी, 5.2 थी, उससे 4.8 हो गई है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है गिर गई है, ठीक है, कम हो गई है, जो कि अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। पर ये ड्रॉप जो है ये बहुत क्रूशल है। क्यों क्रूशल है? क्योंकि इसके साथ साथ राइज हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये एक हेल्दी इकोनॉमिक सिग्नल है जहाँ पर और बहुत सारे लोग जो हैं वर्क फोर्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब जॉब के लिए देख रहे हैं कि भाई हाँ, हमें जॉब करनी चाहिए, है ना। इन चीज़ों के ऊपर भी सोच रहे हैं अच्छे से, है ना। इसके अलावा इकोनॉमी वॉज एबल टू एब्जॉर्ब, बट जितने लोग सोच रहे हैं उनको जॉब मिले, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि उनको जॉब मिल भी रही है, तो इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर पा रही है। इकोनॉमी और जॉब क्रिएट कर पा रही है कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो जॉब कर पाए, है ना। देन प्लस रिड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग पूल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें समझ के चलनी है कि 3 चीज़ें होती क्या हैं। जैसे पहला तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का पता होना चाहिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो कि बहुत अपने अपने इस अनएम्प्लॉयमेंट के शब्द से ही, वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो कि 4.8% चल रही है अभी, है ना। ये नेशन का एवरेज है, नेशन एवरेज है, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म इन्होंने दी है LFPR, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। फिर एक WPR होता है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, वो क्या है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम बात करनी है, क्योंकि अगर हमें ये 3 कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे ना तो हमें ये न्यूज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि न्यूज़ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों ये दो पर्टिकुलर चीज़ें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने अपने हमें सीधे पता चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। जो जो बंदा काम नहीं करता है, जो इकोनॉमी में कोई आउटपुट क्रिएट करके नहीं देता है, उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। नॉन ये बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरी, ये दो दो वर्ड्स दो आ रहे हैं चीज़ें, ये क्या शो करते हैं सकते हैं, ये डिमांड, ये दोनों चीज़ें मिलके जो है ना डिमांड और सप्लाई को शो करती है, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो पहले सप्लाई साइड के ऊपर बात कर लेते हैं। सप्लाई साइड क्या है, ठीक है। सप्लाई साइड, सप्लाई साइड जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LFPR से, ठीक है। LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हमें ये बताता है कि कितने लोग, हाउ मेनी पीपल वांट टू वर्क, कितने वो लोग हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में हैं, हमारी इंडियन पॉपुलेशन में है, वो वर्क करना चाहते हैं। तो वो ये बताता है। अगर ये बढ़ रहा होता है, अगर ये बढ़ रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हैं, काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये शो कर रहा है। और दूसरी ओर अगर ये घट रहा हो तो हमें ये पता चल रहा होता है कि लोग अब कुछ और पर्टिकुलर चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहते, मतलब वो जॉब नहीं करना चाहते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं, खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत चीज़, ये सप्लाई की साइड, सप्लाई साइड से ये सब चीज़ें दिखाती है, ठीक है। दूसरी ओर
जो LFPR है वो ये भी दिखाता है कॉन्फिडेंस। भाई एक इकोनॉमी में लोग काम करने कब आएंगे? जब जॉब उनको दिखेगी कि भाई हाँ जॉब है। तो ये पर्टिकुलर रेशियो जो है, ये पर्टिकुलर रेट जो है वो ये शो कर रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी ओर ये भी दिखाता है डेस्परेशन, कि अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग डेस्परेट है जॉब लेने के लिए, ठीक है। वजह है कि वो अपने घर पे बैठे, उससे बेटर ये सारे लोग काम करना चाहते हैं। तो अगर ये LFPR बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो हमें दो चीज़ें समझ आ रही होती हैं कि बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है कि वहाँ पर जॉब भी बहुत सारी जनरेट हो रही है, तभी काम करने आएंगे। प्लस बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हैं जॉब पाने के लिए, ठीक है। जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो काम करना चाहते हैं, होम मेकर्स आ जाते हैं जो काम करना चाहते हैं, होम मेकर्स, या कुछ वर्कर, ऐसे डिस्करेज वर्कर्स जिनको पहले काम नहीं मिल रहा था लेकिन अब क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो वो आ जाते हैं, है ना। तो ये सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं और ये जॉब मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दिया कि ये राइज हो रहा है, इसका मतलब पीपल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में है कि भाई उनको लगता है कि जॉब मिल जाएगी। और दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये नेसेसिटी है, लोगों की नेसेसिटी है। भाई कुछ लोग इन्फ्लेशन की वजह से या हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से काम करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें LFPR को पुश करती है, कॉन्फिडेंस पुश करता है, डेस्परेशन पुश करती है, नेसेसिटी पुश करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया, ये होता है LFPR, ठीक है। हम आगे इसके ऊपर कुछ डाटाज भी देखेंगे, फिर वहाँ पर भी हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। पहले मैंने आपको बस बता दिया कि ये LFPR है क्या। दूसरी ओर डिमांड, अब एक बार डिमांड साइड को भी देख लेते हैं कि डिमांड साइड क्या बोल रही है, ठीक है। डिमांड साइड जिसको बोलते हैं WPR, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। तो यहाँ ये पर्टिकुलर चीज़ क्या शो करती है, ये एब्जॉर्प्शन बताती है। एब्जॉर्प्शन, भाई जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें काम ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या। तो वो यही चीज़ बता रही है WPR, ये यही चीज़ बता रही है कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जितनी है इकोनॉमी की, कि वहाँ पर क्या इतनी जनरेट हो रही है जॉब, ठीक है। एक तो इस चीज़ को रिवील करती है, और इन द एंड वो ये चीज़ बता रही होती है कि कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। ये जो LFPR में से जो पूरा रेट है, वो जो पूरी पॉपुलेशन है जो वर्क करना चाहती है, उस पॉपुलेशन में जो वर्क करना चाहती है उस पॉपुलेशन में से एक्चुअली में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यही बता रहा है कि एक्चुअली में कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी एक चीज़ हमें समझ के चलनी है कि LFPR तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी ओर WPR घट रहा होता है। तो इससे पता है क्या नुकसान होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाता है। फिर इसका मतलब क्या है, भाई लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं, वो काम की उम्मीद में है, लेकिन उतनी जॉब ही नहीं है उतनी जॉब, WPR बहुत कम है। तो इसका मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्टेट है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में स्पाइकिंग आ जाएगी। तो अपनी ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो आज ये हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि LFPR भी बढ़ रहा है, वे लोग काम भी करना चाहते हैं, प्लस WPR भी बढ़ा है। मतलब इतनी जॉब भी हैं कि अब जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा आराम से, और वो भी बहुत तेज़ी से घटेगा। तो ये हो रहा है अभी Q3 में, ये हुआ, ठीक है। तो यही शो हो रहा है यहाँ पर डाटा, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा एक आइडिया दे दिया कि कब LFPR के बढ़ने से कुछ होता है, कब WPR के बढ़ने या घटने से कुछ होता है, और फिर उससे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर आता है। मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया और ये बता दिया कि ये न्यूज़ किस मोमेंटम की तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव मोमेंटम है। चलो अगला अगला देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा डाटा के ऊपर बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो रही है, हमें पता है, जो कि अच्छी बात है। पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कैसे कैसे मेजर होती है, असल में एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, तो एक बार उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है ये करंट वीकली स्टेटस अप्रोच को यूज़ करती है, जहाँ पर हम थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं कि ये करंट वीकली स्टेटस अप्रोच है क्या। ये मेजर क्या करती है कि एक पर्सन अगर उसको काम मिल जाए एटलीस्ट 1 आवर का ड्यूरिंग द 7 डेज, पास्ट 7 डेज जब सर्वे स्टार्ट हुआ होगा, तो उसमें अगर किसी बंदे को काम मिल जाए तो उसी को ही ये CWS के अंदर एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। तो CWS जो अप्रोच है,
CWS अप्रोच है ये एम्प्लॉयमेंट को, जो एम्प्लॉयड है उसकी जो डेफिनेशन है, जो एम्प्लॉयड है उसकी डेफिनेशन थोड़ी जनरस कर दी है। मतलब कितना है, मतलब क्या कर दिया है कि इस पर्टिकुलर CWS के अंदर अगर कोई भी पर्सन 1 घंटे भी काम कर लेना तो उसको क्या मानेगी ये पर्टिकुलर अप्रोच, एम्प्लॉयड, उसे एम्प्लॉयड मानेगी। और कब, सर्वे आज स्टार्ट हुआ पीछे के 7 दिन में, पीछे के 7 दिन में 1 घंटा भी उसने काम कर लिया तो इस पर्टिकुलर सर्वे में वो क्या माना जाएगा, एम्प्लॉयड माना जाएगा। और अगर एम्प्लॉयड माना जाएगा तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, WPR के अंदर आ जाएगा, कि वो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यही एक चीज़ है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपकी कोई शॉप है, मतलब आपकी मम्मी की कोई शॉप है, फॉर एग्जांपल मम्मी की कोई शॉप है, अगर वहाँ पर आप 1 घंटा भी काम कर लेते हो तो आप इस पर्टिकुलर अप्रोच के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयड हो। या कुछ 1-2 घंटे आप कोई डिलीवरीज कर लेते हो तो भी आप एम्प्लॉयड हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो जो CWS अप्रोच है, CWS अप्रोच है, ये जो है ना क्वांटिटी को तो अच्छे से कैप्चर कर पाती है। ठीक है, उसको कैप्चर कर लेती है, लेकिन क्वालिटी को नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी इनफॉर्मल सेक्टर को तो कैप्चर कर लेती है, जहाँ पर कैजुअल लेबर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनको अच्छे से कैप्चर कर लेती है, प्लस जो स्टैंडर्ड पेरोल पे हैं उनको भी कैप्चर कर लेती है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैप्चर नहीं कर पाती। मतलब ये एक पर्सन अगर 1 घंटा भी काम कर रहा है तो भी एम्प्लॉयड है, और एक पर्सन अगर वो 60 घंटे भी काम कर रहा है पूरे वीक में तो भी वो एम्प्लॉयड है। तो क्वालिटी, वो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी को नहीं मेजर कर पाती CWS। अब कोई बोलेगा कि हमने CWS को ही क्यों चूज़ किया, भाई इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी में क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पेरोल वाले लोगों को ही जोड़ा जाए इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट वाले सर्वे में, या अनएम्प्लॉयमेंट वाले सर्वे में, तो भाई मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स को आप कैप्चर ही नहीं करोगे। जो काम कर रहे हैं और जो थोड़ा आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं उनको तो आप कैप्चर नहीं करोगे, तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है ये बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, और सही से आपको वो मिलेगा नहीं, बहुत वेग डाटा होगा वो। तो इसीलिए, क्योंकि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा कैप्चर करता है मार्केट, तो इसकी वजह से ही हमें CWS अप्रोच लेनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ स्टैंडर्ड पेरोल पे ही नहीं उसके ऊपर, उसके बेसिस पे सर्वे नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि फिर इकोनॉमी की रियल कंडीशन नहीं पता चलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा सही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको CWS के बारे में बता दिया कि सब CWS क्या है। अब थोड़ा एक बार डाटा पे देख लेते हैं प्रीवियस क्वार्टर से, और आज का जो, मतलब इनके लिए जो 3rd क्वार्टर है उसका जो डाटा है उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई। तो सब में इंप्रूवमेंट आई, रूरल एरिया में भी इंप्रूवमेंट थी, अर्बन एरिया में भी इंप्रूवमेंट थी, मेल सेक्शन में भी इंप्रूवमेंट थी, फीमेल सेक्शन में भी इंप्रूवमेंट थी। सब में अनएम्प्लॉयमेंट की दर घटी, जो कि अच्छी बात है नेशन के लिए। आप देख सकते हैं ना, ओवरऑल भी घटी, रूरल में भी घटी, अर्बन में भी घटी, मेल में भी घटी, और फीमेल में भी घटी, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा डाटा याद करना पड़ सकता है। अगर आप 1-2 बार देखोगे ना इन चीज़ों को, अपनी आंखों के सामने से गुजार लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, इतना हैवी डाटा नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने डाटा वाटा सब पढ़ लिया, और कुछ जो इंडिकेटर्स थे उनके बारे में भी देख लिया। अभी ये एक वेग चीज़ है जो हमें लगता है कि भाई ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो भी थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा अब रीज़न, अब इन डाटा के पीछे जो रीज़न है ना उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि रूरल और अर्बन डिवाइड में क्या 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 चीज़ें चल रही हैं। जो रूरल इंडिया है कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंटली लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, 4% बस, एज कम्पेयर टू, जब मैं कंपेयर करता हूँ अर्बन इंडिया से जहाँ पर 6.7 की अनएम्प्लॉयमेंट है, दर है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमें लगता है कि यार, हमें हमें क्या लगता है, हमें नॉर्मली ये लगता है कि रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरियाज में पॉवर्टी है। लेकिन अर्बन एरिया में लगता है कि यार ये तो सिटी है, यहाँ पर बहुत सारी जॉब होंगी, है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे। तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा कि रूरल एरिया में तो कम है अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन अर्बन एरिया में ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? देखो, इसके पीछे 2 तरीके के रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये हो सकता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखते कैसे हैं। जैसे हमने भी CWS में देखा कि सिर्फ आप थोड़ा सा भी काम करो, अगर आप जरा सा भी काम करो, डूइंग सम वर्क जस्ट फॉर सम टाइम, फॉर प्रॉफिट और पे, तो आप एम्प्लॉयड हो,
आप उस एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो जो पहला रीज़न है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। देखो रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में क्या होता है, मान लो एक फैमिली है, अ फैमिली, और उस फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है। उनका एक फार्म है और वो खेती करते हैं उस पे, और अब हार्वेस्टिंग का टाइम आया है, ठीक है, हार्वेस्टिंग का टाइम आया है। उस खेत को हार्वेस्ट करने के लिए 3 लोगों की ही ज़रूरत है, 3 पीपल ओनली, ठीक है। और अगर 3 लोग काम करेंगे तो अच्छा खासा हार्वेस्ट हो कर लेंगे वो, और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा इन लोगों को, ठीक है, अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि एक फैमिली के अंदर, उस रूरल एरिया में एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, तो पाँचों के पाँचों लोग इस पे काम करते हैं और वो हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, जरा सा भी काम किया फॉर पे और प्रॉफिट तो आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है। तो ये 5 के 5 लोग दिखते कैसे हैं, ये 5 के 5 लोग एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड दिखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, ये दिखते हैं। लेकिन असलियत में जो दो एक्स्ट्रा लोग हैं, ये तो डिसगाइज है, अनएम्प्लॉयड है, डिसगाइज है, इनकी तो जरूरत ही नहीं थी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है ये, इनकी जरूरत कहाँ थी। अगर ये नहीं नहीं भी होते तब भी क्या फार्म का आउटपुट कम हो जाता, नहीं नहीं रहता। तो क्या इन्होंने इकोनॉमी में कुछ वैल्यू क्रिएट करी, नहीं। पर ये 5 के 5 लोग बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए, लेकिन असलियत में ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ये 4% ही दिखता है हमें, तो हमें रूरल में थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा थोड़ा वेग दिखता है, समझ नहीं आता हमको कि वो घट रहा होता है, लेकिन वो इस वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से घटता है। जहाँ पर अर्बन एरिया में ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं रही होती, वहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें चल रही होती हैं, या तो हायर्ड या फायर्ड, खत्म। इसके बीच में कोई रास्ता नहीं होता। या तो आप मेंबर हो, काम कर रहे हो, यू आर मेकिंग सम, यू आर गिविंग सम इनपुट एंड देन क्रिएटिंग सम आउटपुट, या तो निकलो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये 2 ही चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर अर्बन एरिया में जो डाटा होता है बहुत रिफाइन होता है, बहुत विजिबल होता है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पर 6.7 इतनी ज़्यादा दिखती है और रूरल एरिया में 4 दिखती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा दूसरा एक और रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या है, सबसिस्टेंस वर्सेस एस्पिरेशनल वर्क, ठीक है। इसका भी एक रीज़न हो सकता है। देखो रूरल एरिया में क्या दिक्कत है, वैसे दिक्कत नहीं बोलूँगा इसको, वहाँ पर क्या है, सर्वाइवल गेम चलता है, सर्वाइवल गेम चलता है। मतलब वहाँ पर अनएम्प्लॉयड रहना जो है ना, अनएम्प्लॉयड रहना कोई भी ऑप्शन नहीं है आप पे। अगर आप अनएम्प्लॉयड रहे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा, और फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे, सिंपल बात है। तो वहाँ पर लोग कोई भी काम करने को तैयार होते हैं, डेली वेज लेबर बन जाते हैं, सब्जियों को बेचते हैं, केटल की टेंडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें काम करते हैं जस्ट टू सर्वाइव। उनके पास कोई फाइनेंशियल बफर होता नहीं है। तो यहाँ पर सब लोगों को काम करना पड़ता है। सबके सब लोग या तो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कम दिख रहा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बहुत कम दिख रहा है, मतलब वहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग कम दिख रहे होते हैं, बिकॉज वहाँ पर सर्वाइवल गेम चल रहा होता है। लेकिन अर्बन में ऐसा नहीं होता। अर्बन में बहुत लोगों के पास पैसा भी होता है ना। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है कि देखो, लोगों के पास फाइनेंशियल बफर अच्छा खासा होता है, प्लस फैमिली का सपोर्ट भी होता है। तो एक ग्रेजुएट जो है, ये डिलीवरी बॉय वाली जॉब नहीं करना चाहेगा, ठीक है। वो थोड़ा वेट कर लेगा और एक अच्छी जॉब, बैंकिंग जॉब ढूंढेगा, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा, थोड़ा वेट कर लेगा। तो वहाँ पर वेटिंग गेम चलता है। वहाँ ऊपर क्या, रूरल में सर्वाइवल गेम चलता है, यहाँ पर वेटिंग गेम चलता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास फाइनेंशियल बफर होता है। यहाँ पर कोई नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पर कोई सर्वाइवल गेम नहीं है, इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसीलिए क्या पता, ये भी एक रीज़न है, यहाँ पर 6.7 दिख रहा है और यहाँ पर 4% दिख रहा है बस, ठीक है। तो ये असलियत में जो डाटा दिखा रहा है, ये चीज़ें भी शो कर रहा है संग में। तो आपको देखो, सिर्फ डाटा याद करने से चीज़ें नहीं समझ आएंगी, है ना। डाटा के पीछे ये कुछ कॉन्टेक्स्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। अब कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा ना, मान लो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ गया, तो आप ये स्टोरी लिख सकते हो अपने दिमाग में, क्योंकि स्टोरी से लोग ज़्यादा अच्छा याद कर पाते हैं। अभी कोई स्टोरी के थ्रू याद करेगा ना, तो उसको सब चीज़ें याद हो जाएगी, यार हाँ, इस बंदे ने 4.0 इसलिए बताया था, 6.7 इसलिए बताया था, तो उसके दिमाग में बार बार 6.7 4.0 चलता रहेगा। तो वहाँ से आप याद करना आसान हो जाएगी चीज़ें।
तो ऐसे जब भी डाटा याद करो ना, तो उसके पीछे का हमेशा मतलब समझ लो। कोई रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करो तो उसके पीछे जो डाटा है सिर्फ याद मत कर लो कि यार ये 5.7 चल रहा है या 7.4 चल रहा है कुछ, क्योंकि डाटा याद नहीं होगा आपको, और इतना ज़्यादा डाटा आएगा कि याद भी नहीं होगा। तो आपको उसके पीछे का मतलब समझ के चलना है, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑफन बिकॉज रूरल एम्प्लॉयमेंट इज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर बात कर चुके हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रहना बहुत रेयर है, ठीक है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। दूसरी जो अर्बन अर्बन जॉब्स जो है बहुत फॉर्मलाइज्ड है और कॉम्पिटिटिव है, हायर्ड और फायर्ड का रूल चलता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको बता दिया। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जिसको बोलते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी एज ग्रुप है 15 से 29, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है। और हमारी जो इंडिया की डेमोग्राफी है इस टाइम पे, ऐसे लोग जो है ना बहुत भरे पड़े हैं। 64 से 67% ऐसी जनता है जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट ला सकती है। ये लोग काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं, बट हम यूथ को ही एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जहाँ पर ये सब लोग काम कर सकते हैं और हमारे पास उनको काम करने के लिए, मतलब काम देने के लिए ही जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मेट्रिक फॉर द पॉलिसी मेकर्स। और जहाँ पर डाटा क्या बोल रहा है भाई, डाटा ये बोल रहा है कि 14.8 से 14.3 हुआ यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट घटा, लेकिन यार अभी भी देखो ना डबल डिजिट है, जो जर्नल रेट से 2 या 3 टाइम्स है, 2 और 3 टाइम के बीच में है। मतलब बहुत सारे लोग, यूथ ही अभी अभी जो है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। लेकिन सीधे जो ना ये बोल देना कि जॉब क्रिएट नहीं हो रही है ना, मे बी इसलिए यूथ अनएम्प्लॉयड है, ये बोलना सही नहीं है। इसके पीछे रीज़न भी जान लेते हैं कि क्यों है। देखो, पहला क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पहला हो सकता है स्किल मिसमैच का, कि भाई हर साल इंडिया से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, पर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि वो लैक करते हैं सम प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज। और कंपनीज को वही स्किल और वही नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज के पास जॉब बहुत सारी हैं, वैकेंसी हैं बहुत सारी, लेकिन वो एक भी फिल नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि यूथ के पास डिग्री है लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए स्किल नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंट्री बैरियर, एंट्री स्पेलिंग ये नहीं होती, एंट्री बैरियर। एक एंट्री बैरियर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखो, जो ये 15 से 29 एज के जो लोग हैं ना, ये फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। और ये बहुत नेचुरल है कि पहले जो फर्स्ट टाइम बंदा होता है उसको जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए एक जॉब ढूंढने में। वजह है कि जो दूसरा एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा जॉब स्विच करता रहता है, और उसे आराम से जॉब मिल जाएगी क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। कंपनी जो है बहुत पैसा सेव करना चाहती है ट्रेनिंग कॉस्ट के, एज अ ट्रेनिंग कॉस्ट, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करानी पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्रेशर्स होते हैं, जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, इनको जॉब ही नहीं मिलती, ये सिर्फ लाइन में खड़े रहते हैं। तो एक एंट्री बैरियर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सी क्या है, द गवर्नमेंट जॉब ट्रैप, गवर्नमेंट के जॉब का ट्रैप। इंडिया में बहुत बड़ी पोर्शन जो है इंडिया की, वो जो है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड रहता है, वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड रहता है, ठीक है। मतलब चाह के वो अनएम्प्लॉयड रहता है, विलिंगली वो अनएम्प्लॉयड रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं, जहाँ पर ये लोग जॉब चाहते हैं, दे आर सीकिंग द जॉब, बट वो प्राइवेट कंपनीज में काम नहीं करना चाहते, वो प्राइवेट जॉब्स को नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके स्टेटस से नीचे है। थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है यहाँ पर। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि यार ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा क्यों कम हुआ लेकिन तब भी डबल डिजिट में है, उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो बस वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब एक बार पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की रियल स्टोरी भी समझ लेते हैं। मैंने आपको ये पहले से बता दिया है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है और वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या है, ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया है। लेकिन अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये असलियत में, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो या तो वर्किंग में है या एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये रोज हुआ है, मैंने आपको बताया कि LFPR रोज हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब लोग काम करना चाहते हैं, है ना। वो फिजिकल बैरियर को तोड़ना चाहते हैं, तो लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल बैरियर को भी तोड़ना चाहते हैं।
दूसरी ओर यहाँ पर ये चीज़ दिखती है जेंडर स्पॉटलाइट, यहाँ पर फीमेल का पार्टिसिपेशन भी जंप हुआ है 33.7 से 34.9। अभी ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि कल्चरल बैरियर खत्म हो रहे हैं। जहाँ पर एक लड़कियों को जो है ना जॉब करना नहीं दिया जाता था, बोला था कि तुम काम क्या करोगे, तुम घर पे बैठ के ऐसे रोटियां बनाओ, वो साइकिल जो एक वो दिमाग में ये वो कल्चरल बिलीफ्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जो पुराने ओल्ड हैं, और नए कल्चरल बिलीफ्स पे भरोसा किया जा रहा है कि हाँ ये लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, भाई ये भी तो एक मैन के बराबर ही हैं और ये भी कुछ आउटपुट क्रिएट कर सकती हैं, इनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पर जो रेशियो है, जो वुमेन का रेशियो है, फीमेल पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, this suggests कि more women are entering the economic mainstream, a long standing goal for the Indian economy, जो चाहते हैं ऐसा हो। ठीक है, दूसरी ओर वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया, सप्लाई साइड है, ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई साइड है। यहाँ पर ये भी रोज हुई, देखो रोज हुई, तो मैंने क्या बोला था, जब LFPR बढ़े और WPR दोनों बढ़े तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, वो भी बहुत तेजी से घटती है, जो कि हमें दिखा यहाँ पर डाटा। ठीक है, तो आज के जो सिनेरियो था वो ये है। ठीक है, और ये वही परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है अमंग दिस पर्टिकुलर LFPR जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर, कुछ एब्सोल्यूट नंबर क्या बोल रहे हैं कि द टोटल एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इज एस्टिमेटेड 574 मिलियन, जिसमें से 402 मिलियन तो मैन ही है, बस 172 मिलियन वुमेन है। माना कि थोड़ा एक अभी थोड़ा जेंडर गैप है, मान सकते हैं ये चीज़ को, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छा होगा ये। ठीक ठीक है, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज, ये डाटा जो है ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहा है कि जो जॉब की अवेलेबिलिटी है वो हर एक स्टेट में सेम नहीं है, बहुत डिस्पैरिटी क्रिएटेड है। मतलब कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत जॉब है और कुछ स्टेट के अंदर तो जॉब ही नहीं है, तो तुम जॉब ही नहीं होगी तो तुम क्या घंटा काम करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो 4.8% हमें जो दिख रहा है नेशन का एवरेज, क्या वो हर एक स्टेट में सेम डिस्पर्स हो रहा है? नहीं भाई, उत्तराखंड में 8.5% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि बहुत ज़्यादा है। केरला में जहाँ पर बहुत सारे लोग हाई लिटरेसी रेट स्टेट है ये, स्टिल वहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में 7.4 है। तो हाँ, इससे ये दिखता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। ठीक है, और हमें इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि हर एक स्टेट में कुछ आसपास ही रहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, बढ़े नहीं इतना ज़्यादा, एक स्टेट में बहुत ज़्यादा कि एक स्टेट में तो जॉब मिली नहीं है, तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग माइग्रेट करेंगे। ठीक है, माइग्रेट करेंगे। और फिर एक सर्वे भी आने वाला है NSO का इसके ऊपर, माइग्रेशन सर्वे, कि लोग कितना माइग्रेट करते हैं, क्या क्या माइग्रेट करते हैं, फिर उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि हम एक बार ये माइग्रेशन सर्वे के ऊपर बात करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें और आती हैं कि स्टेट को पैसा कैसे मिलता है फिर, है ना, तो इन चीज़ों के ऊपर अलग से बात करेंगे। फिर इसमें 16th फाइनेंस कमीशन का भी बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, तो उसके ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे जब ये सर्वे आएगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ सॉरी, ये तो नई न्यूज़ आ गई। ठीक है, तो नई न्यूज़ क्या, दूसरी न्यूज़ क्या है कि CKYC रजिस्ट्री 2.0, ये एक इंडिया का बहुत बेस्ट मूव है अभी टूवर्ड्स द वन टाइम रियल टाइम KYC के ऊपर। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द Feb 2026 गवर्नमेंट जो है लाइकली टू लॉन्च CKYC रजिस्ट्री 2.0। ये एक मैसिव टेक अपग्रेड है टू सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। ठीक है, गोल क्या है इस पर्टिकुलर सेंट्रल KYC रजिस्ट्री को लॉन्च करने का? वन टाइम एंड रियल टाइम हम बनाना चाहते हैं अपनी KYC प्रोसेस को। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इट विल नॉट टॉक डायरेक्टली, ये जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री जो है CKYC जो है, ये इनडायरेक्टली एक सर्वर ही होता है ये। ठीक है, आप डाटा कहाँ सेव करते हो, सर्वर में ही करते हो ना, तो उसको रजिस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, एक रजिस्टर में सेव करते हो नॉर्मली, है ना, लेकिन यहाँ पर फाइल जो है एक सर्वर में सेव होती है। तो वो जो सर्वर है वो डायरेक्टली टॉक करेगा आप किससे, डिजी लॉकर से और गवर्नमेंट के अदर डेटाबेस से। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी इंस्टेंटेनियसली और या इंस्टेंटली। ठीक है, रेदर देन जस्ट रिलाइंग ऑन स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय बैंक ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ आपको ये बताने के लिए कि भाई असलियत में CKYC 1.0 क्या है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, फिर CKYC 2.0 ने कैसे वो जो प्रॉब्लम थी सॉल्व करी। भाई कोई तभी 2.0 तभी लेके आएंगे ना जब वो प्रॉब्लम उनको देखी होगी, फिर उसको सॉल्व किया होगा, है ना।
तो वही चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो CKYC की रजिस्ट्री बनती कैसे है पहले, है ना? CKYC की रजिस्ट्री बनती कैसे है, उस पर बात कर लेते हैं। मान लो आप बैंक के यू गो टू द बैंक और आप बैंक में गए एक सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए। तो बैंक ने बोला ठीक है हम खोल देंगे, आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, आधार कार्ड ये सब, है ना, सब अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए नो योर कस्टमर के अकॉर्डिंग आप अपनी कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। आप अगले दिन गए, डॉक्यूमेंट सबमिट करी, ठीक है, बैंक ने उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया। लेकिन जब उन्होंने वेरीफाई किया ना, उसके साथ उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट को करा स्कैन, स्कैन किया। फिर स्कैन करने के बाद उसकी बनाई एक स्टैटिक फाइल, और उस स्टैटिक फाइल को अपलोड कर दिया एक सर्वर पे, जिसको ही बोल रहे हैं CKYC रजिस्ट्री, जो कि एक सर्वर ही है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, जब इन्होंने ये पर्टिकुलर सर्वर पे जाकर ये फाइल को अपलोड कर दिया, तो फिर आपको कुछ टाइम बाद एक नंबर मिलता है, KIN नंबर, KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 14 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। और ये जो नंबर है, ये अब क्या होगा, आपको एक नंबर मिल गया बाय SMS, बैंक आपको SMS कर देगा या ईमेल में भेज देगा नंबर। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर इज यूजेबल नंबर, रीयूज कर सकते हो आप इसको, रीयूजेबल नंबर है। तो मान लो अगर 6 महीने बाद मुझे कोई इंश्योरेंस खरीदना है किसी कंपनी से, इंश्योरेंस खरीदना है मुझे कंपनी से, तो कंपनी बोली कि तुम KYC करा लो, हम आपको दे देंगे। तो आप क्या दोबारा से आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे? नहीं, अब बस आप उसको वो KIN नंबर दे दोगे, किन नंबर दे दोगे। आपने बस किन नंबर दे दिया, अब वो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी इस किन नंबर को यूज करके सेंट्रल KYC रजिस्ट्री में से आपका डाटा पिक कर लेगी, उठा लेगी, ठीक है, और उस डाटा के थ्रू वेरीफाई कर लेगी सब कुछ। तो आपकी KYC हो गई बिना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, जस्ट आपने एक KIN नंबर दिया। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CKYC। यहाँ पर एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाती है और आपको एक नंबर दे दिया जाता है, उसके थ्रू वो रीयूजेबल नंबर होता है, आप कई बार उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो वेरिफिकेशन कराने, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा CKYC 1.0 था। अब प्रॉब्लम क्या थी, अब प्रॉब्लम देखते हैं, एक मिनट, ये क्या हुआ, ये रहा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी, डुप्लीकेशन की। जो ये डाटाबेस था, सर्वर था, ये बहुत पैसिव था, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फाइल वहाँ पर अपलोड हो रही थी। जो स्टैटिक फाइल है वो अपलोड हो रही है, तो ये बहुत जो पूरा डाटाबेस है ये बहुत पैसिव बन जाएगा। तो CKYC का जो 1.0 था वो बहुत स्टैटिक डाटाबेस था, इंटेलिजेंट वन नहीं था, नॉट एन इंटेलिजेंट वन। मतलब क्या है, सिनेरियो समझते हैं। 2024 में आपने मान लो बैंक अकाउंट खुलवाने गए, आप बैंक अकाउंट खुलवाने गए, और तब जो आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट करा, तो आपने किया अपना पैन कार्ड के थ्रू आपने आइडेंटिफाई कराया। तो बैंक ने क्या किया, वेरीफाई किया और प्लस उन डॉक्यूमेंट्स को CKYC रजिस्टर के अंदर डाल दिया, और आपको वहां से मिल गया KIN नंबर 1, ठीक है, पहला नंबर मिल गया। लेकिन गलती से आप ये KIN नंबर 1 को यूज करना भूल गए। आप 2025 में जब गए थे कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस बाय करने के लिए, म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए मान लो गए, और तब आप ये पैन कार्ड की जगह आपने KIN नंबर यूज नहीं किया, आपने दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी गलती से, और तब आपने आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करा लिया। तो ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी क्या करेगी, ये भी इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी और अपलोड कर देगी CKYC में, और फिर दोबारा से आपको एक और नंबर मिल जाएगा गलती से, किन नंबर 2, KIN नंबर 2। तो इससे क्या है, 2 नंबर जनरेट हो गए आपने, क्योंकि KIN नंबर 1 यूज़ नहीं किया और फिर KIN नंबर 2 भी बन गया। तो आपके पास इन द एंड आपके पास ये KIN नंबर 1 और 2 दोनों आ गए। अब जब आप गलती से इनमें से कोई एक यूज़ करने की कोशिश करोगे, अब मान लो आप तीसरे बैंक में गए, बैंक 3 में गए, वहाँ पर दोबारा से अकाउंट खुलवाने बैठ गए, कोई अकाउंट खुलवाना था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप वेरीफाई करवा लो अपने आप को, KYC कराओ। तो आपने ये KIN नंबर 1 दे दिया, तब आपके दिमाग में आ गया आप KIN नंबर से करेंगे। तो ये डाटाबेस है, जब ये बैंक डाटाबेस में से फैच करेगा आपकी फाइल, तो उसको नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा,
या आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं शो होगी, मतलब बैंक को डॉक्यूमेंट ही शो नहीं होगी। तो बैंक को डॉक्यूमेंट शो नहीं होगी तो बैंक बोलेगा भाई आपका जो KYC नंबर है काम नहीं कर रहा है, आप ऐसा करो आप दोबारा कल आओ, इस बार डॉक्यूमेंट सबमिट करो और तब हम आपकी KYC करेंगे, क्योंकि इस नंबर से तो कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो जो CKYC का जो असली में ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा ही नहीं हुआ यहाँ पर, बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन। आपने एक छोटी सी गलती कर दी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये जो यहाँ का डाटाबेस है, ये जो डाटाबेस है, जो सर्वर है, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि ये समझ पाए कि बंदा तो सेम ही है। माना कि उसने अलग अलग ID कार्ड यूज़ किए, एक जगह पैन कार्ड यूज़ किया, एक जगह आधार कार्ड यूज़ किया, लेकिन बंदा तो सेम ही है, तो वो इतना एक्टिव नहीं है, इतना उसमें इंटेलिजेंस नहीं है ये चीज़ की ओर, क्योंकि स्टैटिक फाइल है वहाँ पर। ठीक है, स्टैटिक फाइल जो चेंज नहीं होती है ना, और वहाँ पर कोई ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं है जो ये प्रॉब्लम को हल कर पाए, जो आपके आपके आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे फोटो मैच कर ले कि भाई ये तो बंदा सेम ही है, तो एक ही इनको मर्ज कर देते हैं, तो वो नहीं कर सकता ये, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से डुप्लीकेशन बहुत हो रही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम टू स्टैटिक फाइल की प्रॉब्लम थी। ठीक है, मान लो आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपका हाउस का एड्रेस चेंज हो गया और आपने अपने आधार कार्ड के अंदर चेंज करा लिया एड्रेस। आपने तो अपने आधार कार्ड के अंदर करा लिया, बट जो CKYC की रजिस्ट्री है इसको तो पता ही नहीं चला कि आपने ऐसा कुछ कर लिया, क्योंकि वहाँ तो स्टैटिक फाइल है। तो जब आप दोबारा से कभी भी KIN नंबर यूज़ करोगे तो वहाँ तो एरर थ्रोन लग जाएगा कि ये बंदा तो रहता यहाँ पर है और आप यहाँ पर एड्रेस में ये बता रहे हो, तो वो तो मैच ही नहीं करेंगे। और तब आपको दोबारा से मैनुअल ओवरराइड कराना पड़ेगा भाई, यहाँ पर अपनी CKYC में दोबारा चेंजेस तो कराने पड़ेंगे ना, और वो बहुत मैनुअल प्रोसेस है। आपको बैंक के पास जाके ये बोलना पड़ेगा कि यार मैंने घर चेंज कर लिया है, जो भी मैंने किया है, मेरा आधार कार्ड में अभी एड्रेस ये हो गया है, आप प्लीज़ CKYC में विदाउट चेंजिंग माई KIN नंबर आप ये अपडेट करा दो वहाँ पर। तो बैंक को फिर दोबारा से ये सब करना पड़ेगा और 10 से 15 दिन लग जाएंगे। फिर दोबारा से जो CKYC का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ, दिक्कत। अब अगला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम नंबर 3 हो सकती है गार्बेज इन और आउट की प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैंक होते हैं ना, ये बैंक के जो क्लर्क होते हैं वो थोड़ा टाइपो एरर कर देते हैं, टाइपोग्राफिकल एरर कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी जब भी स्कैन कर रहे होते हैं तो ब्लरी स्कैन कर देते हैं। जब ब्लर स्कैन कर देते हैं फिर कोई दूसरा बैंक फैच करता है उन फाइलों को, तो वहाँ पर गलत नाम दिखता है, गलत एड्रेस दिखता है, क्योंकि टाइपो मिस्टेक करी है, और ब्लर स्कैन दिखता है, तो उनको बैंक को सही से वेरीफाई नहीं हो पाता कि यार ये बंदा सही भी है नहीं। तो दोबारा से CKYC का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ, फिर वो बैंक दोबारा आपको बोलेगा कि आपका तो इमेज सही से नहीं दिख रही है और आपका नाम तो यहाँ पर कुछ और है, वो यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, तो भाई आप दोबारा से आओ कल और फिर दोबारा से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो हम दोबारा आपकी KYC करेंगे। तो इन 3 प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो इन 3 प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया होगा तभी ये CKYC का नया 2.0 आया है ना। तो हाँ, यही जो प्रॉब्लम है इनको ही सॉल्व किया है। अब आप पढ़ते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो CKYC क्या है, वो सेम चीज़ है, मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनते हैं, वहाँ पर आपकी जो ये CKYC मतलब जो KYC है उसमें ID प्रूफ, एड्रेस और फोटो स्टोर होते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ है, दोबारा बताने का मतलब नहीं है। प्रॉब्लम भी वही है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बन जाते थे और जब अपडेट कराते थे तो बहुत स्लो और मैनुअल प्रोसेस होती थी, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया। टॉप फीचर्स क्या है, अब देखते हैं वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहले क्या था, जो CKYC 1.0 था, वहाँ पर सिर्फ वो एक तरीके से स्टोरेज बिन की तरह काम कर रहा था, वो एक एक्टिव वेरिफिकेशन इंजन नहीं था। तो अब यही किया, डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट कर दिया उसको, द गेम चेंजर। अब क्या है, इंस्टीड ऑफ बैंक, अब बैंक ऑफिशियल उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्कैन करें, आपकी फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस को स्कैन करके अपलोड करें एज अ PDF इन CKYC 2.0 क्या करेगा, डायरेक्टली फेच कर लेगा आपकी डॉक्यूमेंट, कहाँ से, डिजी लॉकर से, और डिजी लॉकर को ऑथराइज करके रखता है UIDAI, है ना। और कुछ भी अपडेट होता है, मान लो जो आधार वाला आपने अपडेट कराया होगा वो तो एकदम फेच कर लेगा ना अपने आप ही, भाई वहाँ पर एकदम देखेगा यार ये तो यहाँ पर एड्रेस अपडेट हो गया है, एकदम कॉन्टैक्ट करेगा CKYC 2.0, एड्रेस अपडेट अपने उसमें भी अपडेट कर लेगा। तो ये बढ़िया है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से फैच कर लेगा ना डाटा, तो एक्टिव बन गया आपके। अब ये स्टैटिक नहीं रहा, अब ये एक्टिव डाटाबेस बन गया। बेनिफिट यही है कि क्योंकि UIDAI से जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो आ रही है, तो 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और करंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और इससे क्या प्रिवेंट होगा, ब्लरी स्कैन प्रिवेंट होगा, और फेक फोटोकॉपीज एरर भी प्रिवेंट होंगी, जो टाइपो एरर्स होती थी, है ना, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, AI ड्रिवन डीडुप्लीकेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट हो जा रहे थे डेमोग्राफिक डाटा को कैसे, पहले क्या होता है,
अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जब आपने एक पैन कार्ड के थ्रू और एक आधार कार्ड के थ्रू या वोटर आईडी कार्ड के थ्रू किया होगा, तो वो दोनों के फोटो को स्कैन करेगा, फेस को देखेगा, आपके डिटेल्स देखेगा आपकी, अगर वो मैच कर जाएंगी तो उसको फ्लैग कर देगा कि भाई ये तो सेम पर्सन है, और उसको मर्ज कर देगा। तो बैंक इसकी वजह से मर्ज कर पाएंगे और डीएक्टिवेट कर पाएंगे डुप्लीकेट्स को, ठीक है, जिससे एक क्लीन और सिंगल रिकॉर्ड बनेगा, जिसको बोल रहे हैं गोल्डन रिकॉर्ड फॉर एवरी सिटीजन, क्योंकि अच्छी बात है, ठीक है। तीसरा क्या है, एपीआई बेस्ड रियल टाइम वेरिफिकेशन होगा आपका। पहले क्या होता था, बैंक जो है ना बंच में जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे तो बैच के अंदर अपलोड कर देते डाटा, सी के वाई सी सर्वर में बैच की फॉर्म में करते थे। तो इससे क्या बहुत सारे फ्रॉड होने लग गए थे, क्योंकि वो टाइम लैग आ गया था। तो टाइम लैग खत्म करने के लिए एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज किया गया सी के वाई सी। अब ये सी क्या है, सी रजिस्ट्री है मान लो 2.0, और यहाँ पर ये बीच का बंदा है ये एपीआई, ये इन दोनों से कांटेक्ट करता है डायरेक्ट, मतलब हैंड शेकिंग करता है, ये इसके साथ हैंड शेकिंग करेगा, और फिर ये जो पर्टिकुलर वो है, मतलब गवर्नमेंट, ये हो गया क्या क्या हो गया, इनकम टैक्स का डाटाबेस हो गया, डाटाबेस इसके साथ कांटेक्ट कर सकता है, यूआईडीआई के साथ कांटेक्ट कर सकता है फॉर योर आधार इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन के लिए, और सारथी पोर्टल पे पोर्टल के साथ कांटेक्ट कर सकता है फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑथराइज करोगे, तो ये एपीआई क्या है, इससे बात करेगा, बोलेगा भाई इस बंदे का डाटा दे, पैन कार्ड वाला, तो एकदम लेगा यहाँ से और इधर पहुँचा देगा, लो भाई सी को। अब सी भी अपडेट हो गया, फिर ये दोबारा बोलेगा अरे वो उसका आधार कार्ड का देना, तो सेम ऐसे करके सी अपडेट होता रहेगा रियल टाइम में, और वेरीफाई भी करता रहेगा, ठीक है। अभी बैंक ने मान लो, बैंक ने बोला सी से भाई ऐसा कर, ये एक बंदा है, ये है वो KIN नंबर, ये KIN नंबर है, इसकी डॉक्यूमेंट देना, वो भी आधार वाली डॉक्यूमेंट दो। अब ये एपीआई को बोलेगा अरे यार वो आधार वाली जो बिल्कुल फ्रेश है ना, फ्रेश डॉक्यूमेंट है, वो लेके आ। ये बोलेगा ठीक है, ये इस पोर्टल में घुसेगा, यूआईडीआई के पोर्टल में, बोलेगा कि यार ये KIN नंबर वाला बंदा है ना, इसकी डॉक्यूमेंट दे दो आप आधार वाली, मिल जाएगी इसको। फिर एपीआई बोलेगा ले भाई, फिर सी रजिस्ट्री बोलेगी ले भाई बैंक को, फिर बैंक बोलेगा ठीक है वेरीफाइड, बहुत बढ़िया, तो रियल टाइम हो गया। तो ये ऐसा पूरा वर्क फ्लो होता है। बाकी एपीआई तो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जो कंप्यूटर सही से जानते हैं वो एपीआई की एल्गोरिदम से, मतलब एपीआई के पूरे कैलकुलेशंस करना या उसका कोड लिखना बहुत खतरनाक होता है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं एपीआई कॉलिंग करने में, ठीक है। इम्पैक्ट एनालिसिस, विनर और लूजर, ठीक है। द कॉमन मैन वो हाईली कन्वीनियंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी सी में इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, वही सेम चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ लेना आप, है ना। बैंक्स एंड इंश्योरर हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे, दे सेव मनी ऑन पेपर हैंडलिंग, बहुत पेपर हैंडलिंग करनी पड़ती है, एक वेरिफिकेशन टीम बनानी पड़ती है अलग से, वो नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उनको अपना आईटी सिस्टम भी अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दैट दे आर एबल टू टॉक टू सी थ्रू एपीआईज। भाई वो भी तो एपीआई कॉल कर पाए, उनका भी जो डाटाबेस है वो बार बार, उनका जो बैक सर्वर है वो भी तो एपीआई के थ्रू कॉलिंग कर लेना चाहिए ना, ठीक है। द इकोनॉमी भी फास्ट हो जाएगी, फास्टर क्रेडिट्स मिलेंगे लोगों को, है ना, क्विकर उनका सी मतलब केवाईसी हो पाएगा, तो मतलब लोन भी बहुत जल्दी अप्रूव होंगे, इंश्योरेंस, आप कोई भी प्रोडक्ट आसानी से खरीद पाओगे, और एक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये अभी ही क्यों किया, क्योंकि बजट में अनाउंस किया था, अभी जो बजट 2025-26 वाला जो बजट था उसमें अनाउंस किया था कि हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे केवाईसी नॉर्म को, और क्रिएट करेंगे किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म जिसमें रीकेवाईसी विदाउट एनी हरासिंग कस्टमर हो पाए आराम से। मैंने आपको रीकेवाईसी का कल जो आया था उसमें बता दिया था रीकेवाईसी के ऊपर, है ना, कि रीकेवाईसी यूज़र बेस मतलब रिस्क बेस पे होती है, अगर ज़्यादा हाई होता है तो हाई रिस्की होता है, उसे 2 साल के बाद करानी होती है, मॉडरेट होता है तो 8 ईयर के बाद करानी होती है रीकेवाईसी, और अगर बहुत लो रिस्की बंदा होता है, कस्टमर होता है, तो उसको 10 ईयर्स के बाद करानी होती है, मैं आपको बता चुका है ना। इसको इशू कौन करता है, सर से ही इसको इशू करता है, ठीक है। ये जो KIN नंबर होता है ये उसको मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये, ठीक है। और सेटिंग ऑन द स्टेज फॉर दिस पर्टिकुलर अपग्रेड, मतलब यही अब वो अपग्रेड करने वाली है, सी रजिस्ट्री 2.0 को यही अपग्रेड करने वाली है। करंट स्टेटस क्या है, हाँ भाई बहुत सारे जो फीचर्स हैं अभी भी लाइव हैं, लेकिन टोटल गो लाइव होना है हमको बाय द एंड ऑफ February 2026, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वही जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था ना पूरा स्टोरी के फॉर्म में, CKYC1 क्या है, CKYC2 क्या है, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी ना, वो सेम चीज़ है, मैंने थोड़ा उसको टेबल की फॉर्म में बता दिया। अब आपको देखना होगा ना तो आप सिर्फ यही चीज़ें पढ़ लेना, और पीछे की वो स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से सबको समझ आ जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं हम तीसरी न्यूज़ पे। तो तीसरी न्यूज़ क्या बोल रही है? तीसरी न्यूज़ बोली सेबी एक्सपैंड्स रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRAs। उन्होंने कुछ रोल को एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। अभी तो हाल ही में एक सर्कुलर आया था 10 फ़रवरी को, तो उस सर्कुलर में ही ये बोला कि भाई जो हमारी CRA हैं, मैं CRA बोलूँगा, इनका रोल थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले हम थोड़ा साइलो समझ लेते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट समझ लेते हैं एक CRA के। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड CRA होता था, सेबी रजिस्टर्ड CRA होता था। जैसे कि हम थोड़े एग्जांपल लेते हैं, CRA क्रिजल, इकरा, और कौन था, केयर, हाँ केयर, ठीक है। ये जो है ना, ये प्राइमरली ऑथराइज होते थे, इनको सिर्फ यही ऑथोरिटी होती थी कि भाई, ऑथोरिटी होती थी, अथॉरिटी होती थी, आई अथॉरिटी होती थी कि ये सिर्फ रेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में। जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के पे प्रोडक्ट्स हैं, मान लो सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको ही रेट कर सकते थे, बस ये उनकी प्राइमरली अथॉरिटी होती थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम कि बहुत बड़ा मैसिव चंक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अनलिस्टेड था, और है, अभी भी है, या वो कोई दूसरे रेगुलेटर से रेगुलेट होता है, RBI से रेगुलेट होता है, IRDAI से होता है, ठीक है, PFRDAI से होता है ना, इन इन तो इन लोगों से रेगुलेटेड था। तो भाई इनको अलाउ नहीं था, जो CRA हैं इनको अलाउ नहीं होता था कि इनके प्रोडक्ट्स भी वो वेरीफाई रेट कर पाए, अलाउ नहीं होता था, ठीक है, मेनली अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर इनको करना है, CRA को करना है, तो इनको एक अलग से एक सेपरेट एंटिटी बनानी पड़ती थी, सेपरेट एंटिटी बनानी पड़ती थी, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, मतलब पैसा पैसा बहुत खर्च होगा। जो हमारे पास पहले से ऑथोरिटीज़ हैं वही अगर ये काम करें तो बढ़िया नहीं है। हाँ, और तब जो है ना, ये अनलिस्टेड वाली चीज़ों को प्रॉब्लम ये होती थी, अगर ये CRA जो है इनको लिस्ट ना, इनको रेट ना करें, तो इनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता था। जो RBI के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता था, या उनकी, मतलब मार्केट में एक मार्केट में अच्छा फ्लो क्रिएट करने के लिए आपको रेट करना पड़ता है। अगर कोई बॉन्ड ट्रिपल ए रेटेड है, इसका मतलब बहुत बढ़िया रेट, बहुत बढ़िया है वो, तो लोग बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करेंगे, तो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो बॉन्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा उठा पाएगी। अगर रेटिंग बहुत बेकार है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर रेटिंग बेकार है तो भाई कोई नहीं करेगा उनके उसमें, ठीक है। तो इनका रोल बहुत बड़ा था, लेकिन सेबी ने इनको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, प्राइमरी ऑथोरिटीज दे रखी थी ओनली फॉर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर इनको अलग से करना पड़ता था, अगर ये करना चाहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज को रेट, या कुछ RBI के प्रोडक्ट्स को रेट, IRDA को प्रोडक्ट्स को रेट, तो इनको अलग से एक सेपरेट एंटिटी बनानी पड़ती थी। अब नया रूल क्या बोल रहा है? न्यू रूल बोल रहा है कि ठीक है भाई, तुम एक एक्सपर्ट ग्रेडर हो, सेबी क्या बोलता है इनको, तुम एक एक्सपर्ट ग्रेडर हो, CRA तुम एक एक्सपर्ट ग्रेडर हो, तो तुम कोई नहीं, करो तुम दूसरे रेगुलेटर की भी प्रोडक्ट्स को रेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक कंडीशन है हमारी, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जिसको बोल रहे हैं फाइनेंशियल फायरवॉल। फाइनेंशियल फायरवॉल तुम वो मेंटेन करके चलना। अगर तुमने वो मेंटेन नहीं किया ना, तो तुम अपना लाइसेंस गवा दोगे। तुम्हें करना है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारा जो रूल है फाइनेंशियल फायरवॉल का, अगर तुमने उसको नहीं माना, या उस तुम्हारी एक पर्टिकुलर नेटवर्थ जो है वो कम हो गई, वो फायरवॉल अगर कम हो गई, फाइनेंशियल फायरवॉल कम हो गई, तो तुम्हें अपना लाइसेंस लूज करना पड़ सकता है, ठीक है। इसी मेथड को बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी इसको बोलते थे एडिटिव मॉडल क्रिएट किया उन्होंने। आगे पढ़ेंगे क्या है वो, है ना। तो ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, मैंने आपको थोड़ी स्टोरी तो समझाई दी। जो सेबी है हमारा, उसने एक्सपेंड कर दिया है स्कोप ऑफ वर्क फॉर CRAs, कि अब वो और रेगुलेटर्स की वो कर सकती है ना। पहले क्या होता था, जो CRA है वो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड रहती थी टू द रेटिंग सिक्योरिटीज, लिस्टेड कंपनीज, और जो लिस्ट होने वाली है उनके लिए ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ओनली। अभी क्या है, सेबी ने बोला कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, करो तुम और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी रेट करो, रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स लाइक RBI फॉर बैंक्स और IRDAI फॉर इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि तुम ये एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो CRA को कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल भी होल्ड करनी पड़ेगी, इसको बोल रहे हैं फाइनेंशियल फायरवॉल। फाइनेंशियल फायरवॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल,
एडिटिव मॉडल, तुम्हें थोड़ी एडिशनल नेटवर्क करनी पड़ेगी टू इंश्योर दैट यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द इंक्रीज्ड रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, यार इनको तो, इनका काम तो रेट करना ही है ना, सीआरए का काम तो रेट करना है ना, अभी इसमें कैपिटल का क्या दिक्कत है, और सीआरए को क्या रिस्क है, सीआरए को क्या ऐसी खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, रेट तो करना है, रेट करो, मजे करो। और इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम होती है लॉ सूट्स की, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या था, सीआरए कौन होती है, मैं आपको बता दिया, सारी कंपनीज होती हैं, ये ग्रेड करती हैं बोरोवर्स को, और कैसे कैसे ग्रेड देती हैं, ट्रिपल ए, डबल बी, डी, और ये क्या बताती हैं, जो ग्रेड होते हैं ये इन्वेस्टर को ये बताते हैं, टेल इन्वेस्टर हाउ लाइकली द बोरोवर इज टू रीपे देयर लोन, मतलब कितना स्ट्रांग है हमारा बोरोवर, कितना अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट आता है, ये असलियत में एजेंसी की खुद की कैपिटल होती है, एजेंसी यहाँ पर कौन है, सीआरए, सीआरए की खुद की कैपिटल होती है, एसेट माइनस लायबिलिटी। ये क्यों मैटर करती है, अ हाई नेटवर्थ एंश्योर कि एजेंसी जो है वो एक सीरियस और स्टेबल प्लेयर है। क्यों उनका सीरियस और स्टेबल प्लेयर होना ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रेट करती हैं, इनका ये होना बहुत ज़रूरी है, और उनके पास ये जो पर्टिकुलर नेटवर्थ है ये एक्ट करती है एज अ फाइनेंशियल बफर अगेंस्ट ऑपरेशनल रिस्क। इनको कुछ ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, प्लस मैंने वो लॉ सूट्स की बात करी थी ना, लीगल लायबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है। इट एंश्योर की जो सीआरए है वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर तो नहीं है, ठीक है, तो ये इंश्योर करती है आप एक सही प्लेयर हो तो आप बहुत ज़्यादा कैपिटल को इन्फ्यूज करोगे अपनी नेटवर्क में। पहले ओल्ड रूल क्या था, अभी रूल जो है वो एक बार देख लेते हैं। सेबी ने बोला कि तुम सिर्फ अगर प्राइमरी मार्केट जो हमारा खुद का मार्केट है उसमें अगर तुम रेट करोगे तो तुम्हें मिनिमम नेटवर्थ जो है 25 करोड़ रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम अपने वर्क को, अपने स्कोप ऑफ वर्क को एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें 25 करोड़ तो करना ही करना है हमारे मार्केट के लिए, लेकिन एडिशनल बफर रखना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर न्यू एक्टिविटीज। मान लो अब आरबीआई बोल रहा है कि तुम, ठीक है, सीआरए को बोल रहे हैं तुम रेट करो हमारे प्रोडक्ट्स को, लेकिन तुम क्योंकि एक एक्स्ट्रा जगह में घुस रहे हो तो तुम 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करो, तो टोटल अब कितना रखना पड़ेगा, 30 करोड़ रुपीज, अगर ये आरबीआई सेक्टर में घुसना चाहते हैं तो, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इसमें तो सिर्फ लिमिटेड टू लिस्टेड सिक्योरिटीज था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में भी जा सकते हैं और कुछ अदर रेगुलेटर्स के प्रोडक्ट को भी रेट कर सकते हैं, आरबीआई, आरआरडीएम, सेम चीज़ है, पीएफआरडीए, ठीक है। रेगुलेटरी गैप्स क्या है, सीआरए कुडंट इजीली रेट कॉम्प्लेक्स प्राइवेट डील्स और प्रोडक्ट्स, वो प्राइवेट डील्स को नहीं रेट कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर उस गैप को फिल कर सकते हैं और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को भी रेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर प्रपोज नॉर्म के थ्रू, ठीक है। अब तो ये जो मॉडल है ना इसको एडिटिव मॉडल बोलते हैं, ठीक है, ये जो है यही जो एडिटिव मॉडल है, ये जो पर्टिकुलर एडिशनल कर रहे हैं ना, एडिशनल बफरिंग कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव मॉडल। अभी ये एडिशनल बफर रखना ही क्यों पड़ा इनको, ठीक है, क्यों ऐसी इनको ज़रूरत है रखने की, ठीक है, तो ये थोड़ा एक बार नीचे डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोई एक सीआरए है, उसके जो ना दो, अब जो है, पहले तो एक प्राइमरी बिजनेस होता था, लेकिन अब वो 2 बिजनेस रख सकता है, तो मान लो उसके दो बिजनेस है। एक तो मेन बिजनेस हमें पता ही है, लिस्टेड को, जो लिस्टेड कंपनीज है उनको रेट करना, या जो अभी लिस्ट होने वाली हैं उनको रेट करना, ठीक है, ये तो मेन बिजनेस है इनका। लेकिन अभी सेबी ने इनको बोल दिया कि तुम एक साइड बिजनेस भी चला सकते हो, जहां पर तुम और रेगुलेटर्स के प्रोडक्ट को भी कर सकते हो रेट। तो मान लो पहला बिजनेस उनका बढ़िया चल रहा है, उसके लिए इनको 25 करोड़ रुपए रखने ही रखने हैं अपनी नेटवर्क में, और साइड बिजनेस में क्या बोल रहे हैं, 5 करोड़ रुपए रखने हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये साइड बिजनेस जो है, साइड बिजनेस में क्या करने वाले हैं, ये एक प्राइवेट डील को रेट करने वाले हैं, प्राइवेट डील को रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सीआरआर को प्रॉब्लम क्या है, अभी ये उस बंदे की प्राइवेट डील रेट कर रहे हैं जहां पर एक बिल्डर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला है। तो मान लो एक बिल्डर है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो बिल्डर ने जाके सीआरए से बोला देखो भाई तुम जो ना हमारे उसको रेट कर दो, पूरी ड्यू डिलीजेंस करो, अच्छे से करो, और फिर हमें एक रेटिंग दे दो, ठीक है, क्योंकि तुम हमें अगर अच्छी रेट दोगे तो हम मोटा पैसा उठा पाएंगे मार्केट से, इन्वेस्टर से मोटा पैसा उठा पाएंगे, क्योंकि तुम हमें अगर ए रेट दोगे। तो सीआरए दूसरी जगह, दूसरे साइड बिजनेस में घुस के वहां पर इन बिल्डर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को या डील को रेट कर देता है ट्रिपल ए। तो इससे फायदा क्या होगा, इन्वेस्टर बोलेंगे तो ट्रिपल ए रेटेड है बाय सीआरए, इसमें केयर, इकरा, ये सब बड़े बड़े लोग इनको बोल रहे हैं कि ये बढ़िया 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 रिटर्न देगा, ठीक है, तो इन्वेस्टर बहुत पैसा इनको दे देंगे। अब प्रॉब्लम तब आएगी जब ये बिल्डर जो है भाग जाएगा या डिफॉल्ट कर देगा,
डिफ़ॉल्ट कर देगा या रन अवे, तब आएगी दिक्कत। अब जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, वो बोलेंगे CRA को, भाई तुमने तो रेट किया था AAA और ये बंदा तो भाग गया। हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पे ही, क्योंकि तुमने इनको AAA रेट किया था तभी हमने इनको पैसा दिया बहुत मोटा, ठीक है, लेकिन अब वो भाग गया, हमारा तो नुकसान हो गया। और मान लो वो डील थी 500 करोड़ रुपए की कर दो। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके खिलाफ, CRA के खिलाफ जो है एक लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, पेनल्टीज वाली फाइलिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कोर्ट में जाके कि भाई इनकी वजह से मेरा 500 करोड़ रुपए लॉस में हो गया। तो ये लॉ सूट फाइल कर सकते हैं इनके खिलाफ। और जब मान लो लॉ सूट फाइल हो गया, तो क्रैश कैसे, इनका मेन बिजनेस अब कैसे क्रैश हो जाएगा, मेन बिजनेस कैसे क्रैश हो जाएगा, साइड बिजनेस तो क्रैश हो गया, लेकिन अब मेन बिजनेस भी क्रैश हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉ सूट। कैसे? पहला, इनके सारे के सारे एसेट जो CRA के एसेट्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा। कैसे? कोर्ट बोलेगा कि भाई हाँ, कोर्ट ने माना कि तुम गिल्टी हो, CRA गिल्टी हो तुम, अब ऐसा करो, पैसे लौटाओ ये सारे के सारे 500 करोड़ रुपए लौटाओ इन सबके। तो लौटाएगा कैसे? अपने एसेट को बेच के लौटाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, जब ये एसेट अपनी टोटल कैपिटल में से ये लौटाएगा ना, और जब ये अपनी टोटल कैपिटल में से लौटाएगा तो इसकी जो कैपिटल है, जो इनकी मेन बिजनेस है, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको टोटल कैपिटल लगभग 25 करोड़ रखनी है, वो अपने आप ही कम हो जाएगी, है ना, उन्हीं में से तो पे कर पाएगा, नेटवर्थ में से तो पे करेगा, ये कम हो जाएगी। जैसे ही ये कम होगी, सेबी देखेगा भाई तुम्हारा तो ये कम हो गया, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल, लाइसेंस खत्म, और जैसे लाइसेंस खत्म, मेन बिजनेस भी क्रैश। तो सेबी इन चीज़ों से डरा रहता है, सेबी इन चीज़ों से डरा रहता है कि सेबी बोलता है कि तुम्हें दूसरी जगह बिजनेस करना है, उनके वहाँ पर रेटिंग करनी है, करो, पर ये एक्स्ट्रा प्लस हमारा 25 करोड़ तो अपने मेन बफर में लगा के रखो कि अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो तुम 25 करोड़ को तो यूज़ कर पाओ एटलीस्ट, ठीक है। प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा बफर भी बना के रखो, और रेगुलेटर्स जो भी वो डिमांड रख, और रेगुलेटर जो भी बोलते हैं कि उनको भी एक बफर चाहिए, वो बना के भी रखो कि अगर वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो आप 5 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट यूज़ कर पाओगे वो पे करने के लिए। और ड्यू डिलिजेंस सही से करो, सब कुछ जो तुम रेटिंग कर रहे हो अपना काम ढंग से करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये परेशानी फिर, तो ऐसे मेन बिजनेस क्रैश हो जाता है ऐसे, बिकॉज ये ना हो तभी CRA हैं, इनको एक्स्ट्रा बफर रखना पड़ता है अपने पास। ये बफर इसलिए रखने के बोला है कि अगर कोई ट्रबल आए तुम पे तो तुम एटलीस्ट अपनी सैलरी तो दे पाओ लोगों की जो काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम सैलरी नहीं दोगे तो लोग भाग जाएंगे तो तुम्हारी कंपनी क्या है, तुम्हारी कुछ नहीं है। तो इसलिए एक्स्ट्रा बोला गया, और इसलिए सेबी बोलता है कि तुम एक्स्ट्रा पैसा रखो, ठीक है, तुम्हें काम जहाँ करना है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्स्ट्रा पैसा रखो। तो ये जो एड्रेसिंग करिए, जो पर्टिकुलर चीज़ लॉजिक में जो चीज़ें चेंज करी, इसमें लॉजिक क्या था? लॉजिक यही है, सिनर्जी हो जाए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो बहुत अच्छे तो हैं ही पहले से ही, ठीक है, मतलब सब कुछ सेम चीज़ है। जो चीज़ें एक लिस्टिंग कंपनी को रेट करने में आती हैं यूज़, वही तो अनलिस्टेड में भी आएंगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली वो सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। तो सेम स्किल को यूज़ करो, सेम एनालिस्ट को यूज़ करो, सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, क्यों हम उसको बैन करें? तुम यूज़ करो, पैसा कमाओ उससे, ठीक है, फीस के फॉर्म में पैसा कमाओ। मार्केट को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज को अपने आप को रेट कराना पड़ता है टू अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो गैप फिल करने के लिए, जहाँ पर इनको भाई पैसा उठाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। सेबी ने एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया, जो मैंने आपको बोला, एडिटिव मॉडल, एडिशनल नेटवर्क करिए, और सेबी ने यही बोला है, यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस, आप अपनी दुकान को बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अपनी खुद की मनी के अंदर, ठीक है। पहले टेबल पे बहुत सारा पैसा रख दो कि कुछ प्रॉब्लम आए तो ये टेबल का पैसा पहले जाए, आपका लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए सीधे सीधे, ठीक है। दिस एंश्योर दैट ओनली द सीरियस, क्योंकि बहुत पैसा रखना पड़ेगा, है ना, बफर में, तो सीरियस और वेल कैपिटलाइज एजेंसी ही यहाँ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को कर पाए, न्यू टास्क को पूरा कर पाए, रिस्कियर और कॉम्प्लेक्स रेटिंग असाइनमेंट्स को पूरा कर पाए, ठीक है। वो कौन से फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जिसमें कर सकता है हमारा CRA? वो RBI के हो सकते हैं, IRDA के हो सकते हैं, PFRDA के हो सकते हैं, IBBI के हो सकते हैं, IBBI के हो सकते हैं, ठीक है। ये बैंकरप्सी वाला होता है। हाँ ठीक है, वही सेम एग्जांपल है, कुछ नया नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, CRA के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और उससे बहुत सारा फीस चार्ज करके पैसा कमा सकते हैं, है ना। उनको बट उनको जो ना थोड़ा कैपिटल लॉकअप करके रखना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनीज को पैसा आसानी से मिल जाएगा और इकोनॉमी बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है। ये तो सेम चीज़ है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है आपको बताने के लिए। ठीक है, अगले न्यूज़ पे चलते हैं।
अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, बैंक्स बुक रिस्क फ्री गेन वाई TREPS, इसको मैं ट्रैप्स बोलूँगा, ठीक है, TREPS को ट्रैप्स बोलेंगे, ठीक है, और SDF रेट को यूज़ करके, उसके स्प्रेड को यूज़ करके बैंक जो है ना मोटा पैसा छाप रहे हैं और रिस्क फ्री पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बैंक आर करेंटली मेकिंग रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय प्लेइंग बिटवीन द डिफरेंसेस ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट। इसके इंटरेस्ट रेट और इसके इंटरेस्ट रेट को का डिफरेंस जो है वो बैंक का प्रॉफिट बन रहा है इनडायरेक्टली। वो क्या करते हैं, वो चीप मनी को बोरो करते हैं फ्रॉम द मार्केट ट्रैप्स में से और पार कर देते हैं वो पर्टिकुलर मनी को एट अ हायर रेट विद द RBI। ये जो लैंड है ये रिकॉर्ड कितना 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 इन्होंने इससे पैसा कमाया, 4.52 लाख 4.52 लाख करोड़ रुपीस कमाए बीइंग डिपॉजिट विद द RBI। ओके 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 सॉरी, कमाए नहीं है, इतना 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 पैसा जो है ना इन्होंने डिपॉजिट कर दिया RBI में इन अ सिंगल डे, जो कि बहुत बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, और उससे उन्होंने पैसा कमाया डायरेक्टली। तो नॉर्मल रेपो क्या होता है और ट्रैप्स क्या होते हैं। तो जो TREPS होता है, इसको बोलते हैं TREPS होता है, इसको बोलते हैं ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम। हमें ये पता है कि जो रेपो होते हैं, रेपो नॉर्मल रेपोज में क्या होता है, एक लेंडर होता है और एक बोरोवर होता है, ठीक है। लेंडर पैसा देता है बोरोवर को और बोरोवर उसकी जगह क्या दे देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। यहाँ पर मनी मिल गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो लोगों में काम हो रहा है, ठीक है। बट ट्रैप्स के अंदर होता है ट्राई पार्टी रेपो, मतलब 3 लोग हैं यहाँ पर शामिल, कौन कौन, लेंडर, बोरोवर प्लस द रेफरी। और रेफरी में यहाँ पर कौन है, CCIL, वैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें एक और वर्किंग देख लेते हैं, ट्रैप्स वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जो ट्रैप्स है मैंने आपको बता दिया, ये ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम है। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है, ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर 3 लोग होते हैं, 3 पर्टिकुलर एंटिटीज होती हैं और वहाँ पर ओवरनाइट के लिए पैसा मिलता है, मनी मिलता है। और वो लेंडर्स में जो लेंडर होता है वो मोस्टली कौन होता है, लेंडर्स कौन होते हैं, जिनके पास मोटा पैसा रखा रहता है ना, बफर में रखा रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, है ना, पेंशन फंड्स हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस फंड हो गए। तो इनके पास बहुत सारा पैसा रहता है। अभी इनको ये लैंड कर देते हैं किसको, बैंक्स को, ठीक है, और फिर वो बैंक्स पैसा यूज करते हैं कहीं और, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ट्रैप्स। लेकिन यहाँ पर बीच में एक खेला भी आता है जिसको बोलते हैं CCIL। ये डायरेक्ट इससे बात नहीं करता, CCIL के थ्रू बात करता है। तो यहाँ पर कैसा होता है, देखो, ये लेंडर बोलेगा, पहले बैंक बोलेगा देखो भाई मुझे इतना पैसा चाहिए CCIL से, मुझे ये पर्टिकुलर मनी चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर मनी ला के लैंड इतना चाहिए, ठीक है। ये इसको बोलेगा, CCIL बोलेगा ठीक है भाई, मार्केट में जाके अरे देखो यार ये बैंक आया है, इसको इतना पैसा चाहिए, तो बोलेंगे हमारे पास इतना इतना इतना, ये सब बोलेंगे हमारे पास पैसा है, लो भाई ये पैसा ले लो, ठीक है, ये मनी ले लेगा इससे। फिर ये मनी किसको दे देगा, बैंक को दे देगा, बैंक को मनी मिल जाएगा। अब क्या होगा, बैंक क्या है, ऐसे थोड़ा दे देंगे पैसा, बैंक बोलेगा ठीक है लो भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो अपने पास, कोलैटरल रख लो एक, वो CCIL के पास आएगा, CCIL बोलेगा ठीक है दे देते हैं कोलैटरल, इनको मिल जाएगा कोलैटरल। तो ये जो है मनी को यहाँ ट्रांसफर करते हैं और बैंक कोलैटरल्स को, गवर्नमेंट कोलैटरल्स को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। पर ये क्या है, ये क्या दो लोगों के बीच में हो रही है, नहीं, यहाँ पर एक बीच में इंटरमीडिएटर है जो कि बोलते हैं CCIL। अगर मान लो बैंक जो है पैसा लेके हो जाता है, भाग जाता है और कोलेटरल उतने पर्टिकुलर अमाउंट का नहीं जमा करता, तो बाकी का पैसा कौन देगा, CCIL रिस्पॉन्सिबल है। तो बीच का बंदर अब फंस जाएगा, ठीक है। तो CCIL एक सोवरेन बैकिंग रखता है, तो लोग इस पर भरोसा करते हैं, बैंक भी इस पर भरोसा करते हैं और लेंडर्स भी इस पर भरोसा करते हैं। अगर CCIL ना हो तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल रही हैं इन द एंड लेंडर्स को, उसको वे कौन करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी कौन पता लगाएगा, CCIL ही पता लगाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्राई रेपो डीलिंग सिस्टम, ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम, ट्रैप्स, ठीक है। यही है, इसमें 3 लोग काम कर रहे होते हैं। तो अभी इस न्यूज़ में क्या हो रहा है, इस न्यूज़ में भी एक चीज़ हम समझ लेते हैं। देखो बैंक जो है, बैंक सस्ते में तो पैसा ले रहे हैं, ठीक है, बैंक सस्ते में पैसा ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं कहाँ से,
ट्रैप्स का यूज़ करके एट 4 पॉइंट कितना था, 4.75 था या कुछ और था, एक बार देख लेता हूँ मैं कितना परसेंटेज था, 4.27, ठीक है, 4.27% पे पैसा उधारी पे ले रहे हैं, ठीक है, किससे, एमएफ से, पीएफ से, थ्रू ट्रैप सिस्टम, ठीक है। अभी बैंक के पास आ गया पैसा, मनी। अब ये क्या चालबाजी कर रहे हैं बैंक, बैंक जो है जितना यहाँ से पैसा उठाते हैं ये सारा का सारा पैसा कहाँ रख देते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देते हैं यूजिंग द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वो कितना चल रहा है अभी, 5%। तो देखो आरबीआई इनको वादा करता है बैंक को 5% पैसा देने, 5% इंटरेस्ट देने का, और बैंक वादा करते हैं इनको 4.27% इंटरेस्ट देने का। तो ये जो बीच का जो स्प्रेड है 0.73% का, ये किसका फायदा है, ये बैंक का फायदा है। तो बैंक ऐसा पैसा कमा रहे हैं, चीप मनी ले लेते हैं मार्केट से, एमएफ से, पीएफ से, और वो सारा का सारा मनी कहाँ रख देते हैं, एसडीएफ के पास, मतलब बैंक आरबीआई के पास, यूजिंग द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, रख देते हैं। फिर आरबीआई क्या है, इनको 5% दे देता है, लो भैया 5% इसमें ले लो, इनको जो भी प्रॉफिट होता है यहाँ, ये पैसा जो भी होता है पैसा वापस कर देते हैं, और 0.73% अपने पास प्रॉफिट के लिए रख लेते हैं। तो ये तो रिस्क फ्री प्रॉफिट है ना। ये रिस्क फ्री प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि जो बैंक जहाँ पैसा रख रहा है ना, जिसके पास पैसा रख रहा है, वो सोवरेन बैंकिंग रखता है, वो खुद आरबीआई है। तो भाई आरबीआई कभी भी डिफॉल्ट नहीं करता है, आरबीआई तो आपको 5% में पैसा देगा ही देगा। तो आरबीआई तो ये इसलिए रिस्क फ्री है क्योंकि यहाँ पर बोरोवर, मेन बोरोवर कौन है, आरबीआई है। आरबीआई है। इन द एंड पैसा मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, इन द एंड कहाँ जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है। आरबीआई कभी डिफॉल्ट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ही बोल रहे हैं ये एक रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन है, ये एक रिस्क फ्री प्रॉफिट है फॉर द बैंक्स। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये ऐसा खेल क्यों मचा रहे हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएफ्स हैं, वो डायरेक्ट क्यों नहीं आरबीआई के पास पैसा रख देते, ये नहीं रख सकते, ये लोग नहीं रख सकते, ठीक है, ये लोग रख ही नहीं सकते पैसा, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ना सिर्फ बैंक्स के लिए ही अवेलेबल है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके ऊपर एक थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको ये न्यूज़ तो समझा दी डायरेक्टली, ये न्यूज़ में हो क्या रहा है, ठीक है, वो बता दी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वाई एमएफ और पीएफ जो है डायरेक्टली आरबीआई को क्यों नहीं लैंड कर देते, ठीक है, वो क्यों फालतू में ये गेम खेल रहे हैं, 2.75 वाला है ना, 4.27% वाला, क्योंकि आरबीआई है, आरबीआई एक वीआईपी क्लब चलाता है। भाई आरबीआई किसका बैंक है, ये बैंक है, ये बैंकर है टू द बैंक्स, पब्लिक का थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये जो एसडीएफ वाली फैसिलिटी है ना, ये सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, वही लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो आउटसाइडर हैं जैसे ये लोग हैं, ये लोग एसडीएफ अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते अपना, वो लेंड ही नहीं कर सकते आरबीआई को डायरेक्ट, ये उनके लिए फैसिलिटी है ही। इसके पीछे ये रीज़न क्यों है भाई, क्यों इनको क्यों नहीं दिया, इसके पीछे रीज़न क्या है, द फर्स्ट रीज़न इज मॉनेटरी ट्रांसमिशन लॉजिक। अब देखो, अगर आरबीआई ने अलाउ कर दिया एमएफ्स को और पीएफ्स को पैसा देना, भाई ये पैसा रख सकते हैं आरबीआई के पास और आराम से 5% कमा सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि जो एमएफ्स हैं डायरेक्टली यहाँ पर पैसा रखने लग जाएंगे। ये जो एमएफ्स और पीएफ्स हैं ये असलियत में कहाँ पैसा डालते हैं, इन द रियल केस ये कंपनीज को पैसा देते हैं, ठीक है, ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं, है ना, वहाँ से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि आरबीआई ने गलती से इनको अलाउ कर दिया है, तो अब क्या पैसा, क्या कैश जो है अपने हैंड्स चेंज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा तो आरबीआई के पास रख देंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनको रिस्क फ्री 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो जो भी पैसा कंपनी को मिल सकता था थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करके या गवर्नमेंट को मिल सकता था थ्रू सिक्योरिटीज इशू करके, अरे वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मार्केट के जो मेन प्लेयर हैं वो तो आरबीआई के साथ डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए आरबीआई ये होने ही नहीं देता है। भाई पैसा ही नहीं मिलेगा, इकोनॉमी ही नहीं बढ़ेगी आगे, कंपनी को पैसा नहीं मिला, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला, तो गवर्नमेंट अपना फिजिकल डेफिसिट कम नहीं कर पाएगी, और जो कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी अपनी हमारी इंडिया की जीडीपी इंक्रीज नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए एमएफ्स और पीएफ्स ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इनको अलाउ नहीं होता है एसडीएफ में काम करना। आरबीआई की ये थिंकिंग है इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि जो कैश फ्लो है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, ये जो एमएफ्स हैं, ये पीएफ्स हैं, ये शैडो बैंकिंग की तरह काम करेंगे, फिर शैडो बैंकिंग करेंगे। अब खुद बताओ, बैंक जो है, पीपल अपना, लोग जो है अपना पैसा बैंक में रखते हैं एज अ डिपॉजिट, ठीक है, और इनके बदले इनको कितना परसेंट मिलता है, 3% मैक्सिमम। अभी लोग क्या देखेंगे, यार ये एमएफ्स और पीएफ जो ना मिनिमम 5% का रिटर्न देते हैं, तो लोग, अब आप बताओ आप कहाँ पैसा लगाओगे, अब आप एमएफ्स को पैसा देने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है एमएफ्स अब आरबीआई के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं और एसडीएफ फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो जो लोग हैं अब इनको पैसा देंगे, यहाँ पर म्यूचुअल फंड बाय करेंगे, ना कि बैंक को पैसा देंगे। तो बैंक के पास क्या कमी हो जाएगी, उनके पास चीफ फंड की कमी हो जाएगी, फिर लोन नहीं मिलेंगे और फिर जो दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए जो एमएफ्स हैं और पीएफ से डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकते आरबीआई के साथ, अलाउ ही नहीं है इनको, और एसडीएफ फैसिलिटी को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं कि एमएफ और पीएफ जो है शैडो बैंकिंग की तरह काम ना करें, और प्लस मॉनेटरी पॉलिसी की जो ट्रांसमिशन है वो होती रहे प्रॉपरली। ये 2 रीज़न है जो एमएफ्स हैं वो अलाउड नहीं है बैंक के साथ, आरबीआई के साथ डायरेक्ट काम करने के लिए। तो इसीलिए ही ये लोग लैंड नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है, इसलिए इनको बैंक के थ्रू करना पड़ता है, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये है पूरा खेल। और अभी ये पता है क्यों लैंड कर रहे हैं, ये 4.27% क्यों चल रही है, क्योंकि मार्केट में इतना पैसा है इस टाइम पे, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये बोल रहे हैं यार तुम, एक तो मेरे पास फालतू में ऐसे ही पड़ा हुआ है पैसा, बैंक तो इससे बढ़िया बैंक को ही दे दो 4.27% पे, ठीक है, कम है लेकिन तब भी दे दो। अभी मेरे पास रखा क्या करेगा, इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेट कम है। अगर खुद मुझे बताओ अगर ये रेट कम, ये जो पर्टिकुलर रेट है, जो ट्रैप्स का रेट है, अगर ये 5.2 हो जाए तो बैंक क्या पैसे लेगा इनसे? नहीं लेगा। अरे इनको पता है, फिर तो सीधे आरबीआई के पास रखेगा नहीं है। अगर इनसे लेगा तो फिर तो इनका लॉस होगा ना, 0.2% का लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर ट्रैप्स कम होता है तो बैंक को इनडायरेक्टली फायदा होता है, ट्रैप्स रेट कम होते हैं तो फायदा होता है बैंक को, और बैंक ऐसे पैसा कमाता है, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन ये भी आएगा दिमाग में, भैया आरबीआई इस चीज़ को रोक क्यों नहीं रहा है, ये बैंक जो चालबाजी करके पैसा कमा रहे हैं इसको रोक क्यों नहीं रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि भाई बैंक इन चीज़ों को नहीं रोक रहा है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आरबीआई का मेन काम क्या है, आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब भी करना चाहता है, ठीक है, मार्केट से जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसको भी खत्म करना चाहता है। तो बैंक कर तो रहे हैं वो वाला काम, एक तो डायरेक्टली बैंक के थ्रू कर रहा है, और दूसरा जो मार्केट का पैसा है वो बैंक ऐसे करके और ऐसे करके आ ही रहा है ना आरबीआई के पास। तो आरबीआई की टेंशन, बैंक कर तो रहे हैं मेरे लिए काम, आरबीआई तो यही बोला ना, बैंक मेरे लिए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.7573% को जो एक्स्ट्रा स्प्रेड है वो उनका प्रॉफिट समझ लो, कमीशन समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आरबीआई खुश है, आरबीआई इनको मना नहीं कर रहा है कि तुम फालतू काम मत करो, वैसे भी नहीं कर सकता है मैंने, ठीक है। तो ट्रैप्स ऐसा यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एसडीएफ का ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको न्यूज़ के बेसिस पे ये सब चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कोलैटरल वही सेम चीज़, मतलब इसमें क्या होता है, जो लेंडर्स होते हैं मस्ट चेक एंड होल्ड द कोलैटरल। यहाँ पर सीसीआई होल्ड करता है और मैनेज करता है कोलैटरल्स को, ठीक है। ईज क्या करता है, मतलब हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि कोलैटरल उनको मिल जाता है, वैसे उनको मिलता नहीं है, सीसीआई होल्ड करके रखता है, लेकिन है तो उनका ही, अगर कुछ फॉल्ट होता है तो पकड़ा देगा, लो भाई कोलैटरल लो। ईज क्या, हार्ड रिक्वायर, ये जो इनकी ईजिंग है, ये पर्टिकुलर नॉर्मल रेपो रेट है, थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि इसमें बायोलेटरल लीगल एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ईजी है क्योंकि सीसीआई सब कुछ करके देता है आपको, ठीक है। एनोमिनिटी, यू नो एग्जैक्टली आप किसको डील कर रहे हो, है ना, लेकिन यहाँ पर एनोमिनस रहते हैं क्योंकि सीसीआई हैंड शेकिंग करता है दोनों के साथ, ठीक है। अगला, ये फ्री मनी है। जब भी ऐसे स्प्रेड से पैसा कमाते हैं ना लोग, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज, ये आर्बिट्रेज होते हैं, आर्बिट्रेज कर रहे हैं। तो बोरोइंग रेट जो है वो कम है, तो बैंक जो है सस्ते भाव में तो पैसा उठा रहा है ओवर द नाइट, ठीक है, और एचडीएफ रेट से पैसा कमा रहा है 5% पे, है ना। तो उनको इंडायरेक्टली इस स्प्रेड का फायदा मिल रहा है, 0.73% का स्प्रेड का फायदा मिल रहा है बैंक को, और बैंक ने इसी चीज़ के चलते 4.52 लाख करोड़ रुपीज़ आरबीआई को डिपॉजिट कर दिए हैं और पैसा कमा रहे हैं उससे, ठीक है। जो स्टेप मैंने आपको बताया ना कि पहले म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से थ्रू द ट्रैप्स मार्केट बैंक पैसा लेता है और फिर बैंक डिपॉजिट कर देता है उसको, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर पाते, और क्योंकि इनके पास एमएफ्स और इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा रहता है, लिक्विडिटी बहुत है, इसलिए जो ट्रैप्स का रेट है वो 4.27% पे है।
फिर बैंक जो है इन चीप मनी को बोरो करता है और फिर आरबीआई को दे देता है, उसकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज़ करके 5% रिटर्न कमाता है और जो डिफरेंस होता है वो अपने घर ले जाता है। ठीक है, ये सरप्लस सरप्लस क्योंकि सब मेन ड्राइवर ट्रैप्स ही है, ये चीज़ हो पा रही है ट्रैप्स की वजह से, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। जनवरी में जो सरप्लस था वो 65,948 करोड़ रुपीज़ था और फैब में जो सरप्लस है 2.40 लाख करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, वैन देर इज़ टू मच मनी, बहुत ज़्यादा मनी और बहुत कम बोरोवर है, तो अपने आप ही जो ट्रैप्स का जो रेट है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, और आरबीआई का जो एसडीएफ है वो तो फिक्स ही है ओवरनाइट के लिए, इनडायरेक्टली 2 मंथ्स के लिए तो फिक्स्ड ही है ना। तो ये वाइडनिंग जो गैप है, ये जो स्प्रेड है, यही प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है बैंक के लिए, वही सेम बात। ठीक है, वॉल बिटवीन पार्टिसिपेंट। ठीक है, जो मैंने बोला कि वाई डोंट द म्यूचुअल फंड जस्ट डिपॉजिट देयर मनी विद द आरबीआई, उसके पीछे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी ना, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके पीछे मैंने 2 रीज़न भी दे दिए, वही सेम चीज़ है, अभी दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स, हाँ थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टर्म देखो, मैंने एमपीसी में भी ये डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि रेपो रेट्स क्या होते हैं, एचडीएफ्स क्या होते हैं और एमएसएफ क्या होते हैं। इन तीनों को जब एक साथ मिला दो तो ये तीनों बनाते हैं कॉरिडोर, जहाँ पर इधर फ्लोर फ्लोर होता है एचडीएफ, मिडिल पार्ट होता है रेपो रीपरचेजिंग ऑप्शन, और उसका सीलिंग होता है एमएसएफ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ठीक है, रेपो में क्या होता है, रेपो में क्या होता है, आरबीआई पैसा मनी लैंड करता है बैंक्स को, आरबीआई मनी देता है बैंक्स को और बैंक इसके बदले क्या देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, और ये जो ना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये तीनों चीजें जो है ना, ये तीनों जो है ना शॉर्ट टर्म टूल्स है, शॉर्ट टर्म में ओवर द नाइट के लिए पॉसिबिलिटी बोल सकते हो आप, ओवर द नाइट के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेपो, यहाँ पर आरबीआई पैसे देता है बैंक को और बैंक उसकी जगह देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको बोलते हैं रेपो रेट। दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रेपो ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर अगला एसडीएफ देख लेते हैं। एचडीएफ में क्या होता है, बैंक पैसा देता है, बैंक पैसा डिपॉजिट कराता है टू आरबीआई। ठीक है, लेकिन इसके बदले आरबीआई जो है ना सिक्योरिटी नहीं देता, यहाँ पर यही एक कैच है, सिक्योरिटी नहीं मिलती है बैंक को, है ना, और इसके बदले बस एक्स्ट्रा परसेंटेज मिल जाती है इनको 5%। ठीक है, थोड़ी अच्छी खासी परसेंटेज मिल जाती है, मतलब फायदा मिल जाता है। ठीक है, ये होता है एचडीएफ। तीसरा क्या होता है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर क्या है, ये एक इमरजेंसी विंडो है। ठीक है, देखो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट में अब मैं आपको रेपो रेट का मैंने आपको बताया, रेपो रेट में आरबीआई पैसा देता है, रेपो रेट में आरबीआई पैसा देता है बैंक को, बैंक देता है सिक्योरिटीज। अब मान लो सिक्योरिटी हो गई बैंक के पास खत्म, बैंक के पास सिक्योरिटी ही नहीं है, तो बैंक अपना एक एक क्या बोलते हैं, बटवा खोलता है, मतलब एक पर्स खोलता है, जहाँ पर एक बफर खोलता है, उसमें होती हैं कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं एसडीएफ, सॉरी एसएलआर। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, उसके अंदर होती है, ये 18% मेंटेन करना पड़ता है बैंक को, दिस इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर होती है मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जब बैंक इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज कर रहा होता है, इसमें भी क्या है, इस एमएसएफ में भी क्या है, आरबीआई से पैसा ले रहा है बैंक, मतलब आरबीआई लेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बदले बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी है, लेकिन बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है नहीं, तो वो अपना बफर खोलता है, एसएलआर को खोलता है और वहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है। तो आरबीआई बोलता है, देखो भाई, तुमने एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में से गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाली है, तो तुम्हें जो हम पैसा आप दे रहे हैं ना, वो थोड़ी पेनल्टी पे देंगे, रेपो प्लस कुछ 0.25% की पेनल्टी, जिसको ये बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो यही चीज़ है, यहाँ पर भी पैसा आरबीआई लेंड कर रहा है, यहाँ पर भी पैसा आरबीआई लेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई को पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, अब थोड़ा पढ़ लेना। तो इन दोनों में क्या होता है, जो भी रेपो रेट होता है उसमें प्लस अगर मैं 2.5 कर दूँ, 0.25 कर दूँ, तो मेरे पास आ जाता है क्या, वो मेरे पास एमएसएफ आ जाता है, और उसमें से अगर मैं 0.25 माइनस कर दूँ, सॉरी 5 नहीं है, 5.25 है। ठीक है, तो ये आ जाता है 5। ठीक है, तो मैंने 5.25 लिखी है ना, हाँ मतलब इधर मैंने रेपो लिखा है, क्योंकि 5.25 है। ठीक है, ये भी हमको समझ आ गया। ठीक है, वो ट्रैप्स क्या है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अप्रैल 2022 में एचडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये याद रखना कि 22 में यूज किया था। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि एचडीएफ की फैसिलिटी कब लॉन्च करी गई थी, है ना।
तो जिसमें जो बैंक जो है पैसा रख सकता है आरबीआई के पास विदाउट गिविंग एनी कोलैटरल नहीं देना पड़ता, जो कि एक रिवर्स रेपो रेट में देना पड़ता है कोलैटरल, ठीक है। प्रीवियसली 2025 में प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था, 4.13 लाख करोड़ रुपीज़ बैंक के आरबीआई के पास रखे हुए थे, ठीक है, एज अ एसडीएफ फैसिलिटी को यूज़ करके। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है फेब में टूट गया, 4.52 लाख करोड़ अब रखे गए हैं, विच सिग्नल अ मैसिव कैश सरप्लस इन द इकोनॉमी, ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अगला अगला पढ़ते हैं। तो देखो अगली थोड़ा और पढ़ लेते हैं एक बार। एक कमेटी थी, इसका नाम था RS राथो कमेटी, ठीक है। तो इस राथो कमेटी में क्या था कि कॉल मार्केट की टाइमिंग चेंज करी गई थी, मनी मार्केट की टाइमिंग चेंज करी गई थी। तो ये जुलाई और अगस्त की बात है, ठीक है, पुराने लास्ट ईयर। तो इसमें क्या, कॉल मार्केट की जो टाइमिंग थी थोड़ी रिवाइज करी गई थी, 9 to 5 थी, उससे 9 to 7 कर दिया, ठीक है। और फिर मार्केट रेपो की जो है उसकी टाइमिंग 9 से 2:30 थी, उसको 9 से 4 कर दिया। ट्राई पार्टी रेपो की जो टाइमिंग थी उसको 9 से 3 थी, अभी 9 से 4 कर दिया, ठीक है। और ये कब से इफेक्टिव हुआ है, यहाँ इस टाइम से इफेक्टिव हुआ, ये याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इसको रिवाइज किसने किया, RS राथो कमेटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की टाइमिंग 9 से 9:30 थी, सॉरी 9 से 3:30 थी, वो अभी की वैसी ही है। फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग 9 से 3:30 थी, वो भी अभी के भी ऐसी ही है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगला, प्रपोज आरबीआई डीरेगुलेशंस फॉर स्मॉल एनबीएफसीज फरवरी 2026 ड्राफ्ट गाइडलाइन। तो हमने ये न्यूज़ पहले से ही पढ़ रखी है। अगर एक एनबीएफसी है और वो उसके जो एसेट साइज है वो 1,000 करोड़ से कम है, और कोई पर्टिकुलर 2 स्ट्रिक्ट कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो इस एनबीएफसी को जो है ना आरबीआई के साथ रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी 59th मॉनेटरी पॉलिसी में ये बात करी थी, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा और बात आई है, थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले से ये बता चुका हूँ अच्छे से, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज दीज कंपनीज विल नो लॉन्गर नीड टू गो थ्रू द टीडियस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है विद द आरबीआई, और उनको कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बट द कॉशन इज, द प्रॉब्लम इज, और द मेन वार्निंग इज दिस, दे आर नॉट एस्केपिंग द आरबीआई नेट एंटायरली। मतलब आरबीआई उनको उन पे नज़र रखेगा, अभी भी दूर से नज़र रखेगा, ठीक है। तो उनको आरबीआई ने कैसे क्लासीफाई कर दिया, उनको रिक्लासीफाई किया है उन एनबीएफसीज को, ये वाली एनबीएफसीज को जो इनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है, प्लस वो 2 स्ट्रिक्ट कंडीशन को मानती हैं, तो वो उनको रिक्लासीफाई कर दिया एज अ अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी। बट स्टिल दे हैव टू फॉलो सम स्ट्रिक्ट रूल्स। अगर वो उनको ब्रेक करेंगे तो आरबीआई ने रिजर्व किए हैं राइट कि उनको पेनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। जस्ट जस्ट लाइक अदर बैंक को वो पेनलाइज करता है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ है कि थोड़ी और चीज़ बताइए इसमें कौन सी चीज़ें क्वालिफाई, मतलब कौन सी एनबीएफसी को एग्जाम किया गया है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एक पर्टिकुलर ये वाला जो एसेट साइज है वो 1,000 करोड़ से कम होना चाहिए, प्लस 2 कंडीशन जो थी वो ये थी, कोई पब्लिक फंड, नो पब्लिक फंड डीलिंग, नो कस्टमर इंटरफेस। तो पढ़ते हैं कि वो जो ना पैसा जो है ना पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ना ही कोई डिपॉजिट की फॉर्म में, ना ही कोई बॉन्ड की फॉर्म में, ना ही कोई कमर्शियल पेपर की फॉर्म में, है ना। तो इससे नहीं कर सकती ये काम, ठीक है। प्लस वो कोई नो कस्टमर इंटरफेस, वो डायरेक्टली डील नहीं कर सकती विद द कस्टमर, बोरोवर से, ना ही डिपॉजिटर से, ठीक है। इन एसेंस दीज थिंग्स अप्लाई टू द फैमिली ऑफिसेज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज। हम इसके ऊपर बात करेंगे, सिर्फ इनके उनके ऊपर ही अप्लाई होती हैं, दैट ओनली इन्वेस्ट देयर ओन मनी। अगर कोई कंपनी है, अगर अपने खुद के पैसे ही यूज़ कर रही है और वो भी पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं कर रही है और कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो वैसी एनबीएफसी और उनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है, तो वैसी एनबीएफसी को कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई COR होल्ड करने की जरूरत नहीं है विद द आरबीआई, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसमें बताया गया है, ठीक है। तो वही है रजिस्ट्रेशन, इसमें मैंडेटरी, पहले क्या था, मैंडेटरी था, अब कोई COR होल्ड करने की जरूरत नहीं है। पहले आरबीआई जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रिपोर्टिंग रखता था, अब पैसिव हो गया है, आरबीआई आपको दूर से देखेगा, उन एनबीएफसी को दूर से देखेगा, ठीक है। पेनल्टी पावर पहले भी थी और अभी भी है, ठीक है। पहले जो लॉस थे, ये जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी थी, इस पर आरबीआई के एक्ट काम करते थे और प्लस उनकी मास्टर डायरेक्शन काम करती थी, लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ही काम करेंगे, वो भी चैप्टर 3 B के, ठीक है। पर देखो इसमें आरबीआई ने जो ना ये वाली पॉइंट को हमेशा रिटेन करके रखा है, वो पनिशिंग राइट तो अभी भी रिटेन करके ही रख रहा है, ठीक है। तो द पॉइजन पिल डेफिनेशन, पब्लिक फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो पब्लिक फंड नॉर्मली क्या होता है, जो भी जनरल पब्लिक से लिया गया फंड है उसे पब्लिक फंड बोलते हैं।
तो आरबीआई इन चीज़ों पे टाइटनिंग करता है रूल की, है ना, कि मतलब टाइटनिंग करता है अपने रूल को, क्योंकि भाई पब्लिक का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, वो हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और जो पब्लिक फंड की जो डेफिनेशन है ना, इसको इसके स्कोप को जो है ना एक्सपेंड किया है यहाँ पर। अब कोई भी एनबीएफसी लोन नहीं ले सकती अपने खुद के डायरेक्टर से या शेयर होल्डर से। अगर उन्होंने लिया तो वो पब्लिक फंड में क्लासीफाई हो जाएगा और आपकी एनबीएफसी एग्जाम कैटेगरी से हट जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई ने जो है ना ये स्कोप बढ़ा दिए हैं। इम्प्लीकेशन यही है कि एक स्मॉल एनबीएफसी कैन नॉट इवन बोरो मनी फ्रॉम देयर ओन ओनर्स टू लेंड आउट, ठीक है। दिस इज स्ट्रिक्टली दे मस्ट एक्चुअली यूज देयर ओन कैपिटल, वो अपनी खुद की मनी को यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होता क्या था, पहले कोई एनबीएफसी का था, एनबीएफसी होती थी, उसकी खुद की ओन कैपिटल थी 10 करोड़ रुपीज़, ये 90 करोड़ रुपीज़ उधार ले लेते थे अपने अपने क्या बोलते हैं डायरेक्टर से, है ना, अपने शेयर होल्डर से उधार ले लेते थे। तो टोटल कितनी कैपिटल हो गई 100 करोड़। इस पे ये कमाते थे 2 करोड़ रुपये मान लो, ठीक है, इन्वेस्ट करके कहीं। अब असलियत में ये 90 करोड़ तो उधार था, लेकिन इनका जो 2 करोड़ रुपीज़ आया वो सिर्फ इस इक्विटी पे आया होगा मेन एनबीएफसी की। तो अभी कितना परसेंट, ये जो 2% का प्रॉफिट था असलियत में इसके लिए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी यही काम करना अलाउ नहीं है एनबीएफसी में, ठीक है। अगर एनबीएफसी एग्जाम कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, वही वो जो 1000 करोड़ से कम ऐसे साइड है प्लस 2 जो रेगुलेशन है उसको मानता है, तो वैसी एनबीएफसी को ये काम करना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये डिफाइन किया है। प्लस और क्या चीज़ नहीं है, वो कस्टमर इंटरफेस वो भी ब्लॉक कर दिया। अगर ऐसी कोई चीज़, कस्टमर इंटरफेस मतलब क्या होता है, द ब्रांच वेयर पीपल कैन वॉक इन, ठीक है। आरबीआई सेज कि इस पर्टिकुलर कस्टमर इंटरफेस की जो चीज़ है उसको भी थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, इसकी डेफिनेशन भी ब्रॉड कर दिया है। अगर कोई बंदा प्रोवाइड करेगा गारंटी या लैंड करेगा टू द पर्टिकुलर एंटिटी ग्रुप्स, वो भी अब कस्टमर इंटरफेस है। मतलब ये बोल रहे हैं कि मान लो कोई पेरेंट कंपनी है, कोई बड़ा कंपनी है, ग्रुप है, कंपनी का ग्रुप है, ठीक है, उसकी 2 कंपनियां हैं, एक स्टील कंपनी की ग्रुप है, स्टील है, एक सीमेंट है। मान लो इनको पैसों की ज़रूरत है, तो ये क्या करते थे, ये पहले एक एनबीएफसी बनाते थे, इंटरनल एनबीएफसी, हिडन एनबीएफसी, और फिर इनको लेंड कर देते थे ऐसे करके, ठीक है। अभी यही करना अलाउ नहीं है। आप कोई भी एनबीएफसी को, क्योंकि ये भी तो लेंडिंग ही हो गई ना इनडायरेक्टली, ये भी लेंडिंग हो गई इनडायरेक्टली। तो अभी कोई स्मॉल एनबीएफसी अपने लोन को राउटिंग नहीं कर सकती है टू देयर ओन सब्सिडरीज, ठीक है, वो नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो फिर वो जो एग्जाम कैटेगरी है वहाँ से हट जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो ये काम नहीं कर सकती है। ये क्यों क्यों ऐसी चीज़ मना करी है आरबीआई ने, एवरग्रीनिंग की एक प्रॉब्लम होती है, एवरग्रीनिंग की एक प्रॉब्लम होती है। देखो स्टील वाली कंपनी थी, उसका जो बैलेंस शीट थी वो बहुत गंदी दिख रही थी, उसकी जो बुक थी, जब उस पर बहुत उधारी थी, है ना, वो बहुत गंदी दिख रही थी, उसकी बुक बहुत गंदी दिख रही थी। उसको बचाने के लिए ये एनबीएफसी के थ्रू, हिडन एनबीएफसी के थ्रू पैसा इधर ट्रांसफर करा देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, इनकी जो बैलेंस शीट है वो क्लीन दिखने लग जाएगी। लेकिन असलियत में क्या है, असलियत में तो डूबी हुई कंपनी है ना ये। तो ऐसे क्या है लोगों का पैसा खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरीके की लैंडिंग ही है, और एवरग्रीनिंग के प्रोसेस रोकने के लिए इस स्कोप को बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये आरबीआई ने इसके अंदर कस्टमर इंटरफेस के अंदर ये चीज़ को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो आरबीआई क्यों कर रहा है, देखो आरबीआई, व्हाई इज आरबीआई डूइंग दिस, बिकॉज आरबीआई इज ट्राइंग टू क्लीन अप द डाटाबेस। तो यहाँ पर क्या है, जो छोटी छोटी एनबीएफसी है इनको छोड़ के, जो कि अपने खुद के पैसों से काम कर रही हैं, उनको ज़्यादा रेगुलेट ना करके, उन पर टाइटनिंग ना करके, सिर्फ वो उन पे अपने ऑडिटर्स और अपनी अपनी पूरी वर्क फोर्स को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लेंडर्स पे लगा रहा है, जिसको बजाज बोल रहे हैं, बजाज फाइनेंस, इन सब पे कर रहा है। तो आपने आरबीआई जो है अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड जो स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं जो कि खुद का पैसा यूज़ कर रही होती हैं, वो फाइनेंशियल सिस्टम को कोई रिस्क नहीं देती हैं, ठीक है। अगर वो कोलैप्स होती हैं तो सिर्फ ओनर का जो मनी है वो लूज़ होता है। लेकिन तो इसलिए आरबीआई ये बोल रहा है कि अगर तुम खुद का पैसा यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें हमारे साथ रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, बट डोंट क्रॉस द लाइन, ठीक है। वाई शुड स्मॉल एनबीएफसी, व्हाट शुड स्मॉल एनबीएफसी डू, तो इफ़ यू आर अ स्मॉल एनबीएफसी एंड वांट टू कीप दैट पर्टिकुलर एडवांटेज, तो यू मस्ट सबमिट देयर एग्जिस्टिंग, जो उनके पास पहले से ही जो करंट एनबीएफसीज हैं उनको अपना COR सरेंडर करना पड़ेगा टू आरबीआई, ठीक है। और ये अपना इंटेंट प्रूव करना पड़ेगा कि तुम आगे जो है ना पब्लिक फंड को यूज़ नहीं करोगे और कोई तुम्हारा इंटरफेस नहीं होगा कस्टमर के साथ, तुम क्लीन रहोगे, तुम एक अनरजिस्टर्ड टाइप 1 कैटेगरी में ही रहोगे, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, गवर्नमेंट दिस इन्वेस्टमेंट इन भेल वाया
ऑफर फॉर सेल, ठीक है। तो अभी हमें देखो ये न्यूज़ मैंने क्यों ऐड करी, क्योंकि हम थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट के चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले थे, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लें, जहाँ पर हम आईपीओ के बारे में थोड़ा पढ़ लें और एफपीओ के बारे में पढ़ लें और ओएफएस के बारे में पढ़ लें, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तरीका है, प्रोसेस है, जहाँ पर कंपनी पैसा उठा सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एग्जीक्यूटिंग अ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर उनको अपनी 5% ओनरशिप जो है सेल करनी है इन द मार्केट। वो भी कौन सी कंपनी में? एक भेल कंपनी, हम इसको मैं बीएचएल नहीं बोलता, उसको मैं भेल ही बोलता हूँ, भेल कंपनी में, टू रेज फंड रेज करने के लिए। इट इज डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग थ्रू द मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म कौन सा है? ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। द सेल इज हैपनिंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अभी हम इस पर ये डिस्कस करेंगे कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे क्यों है, और डिस्काउंटेड प्राइस पे करने का फायदा भी होता है इंडायरेक्टली, ठीक है, कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट रेट पे नहीं, डिस्काउंटेड रेट पे ही ये सेलिंग होगी, मेकिंग इट अ पोटेंशियली, देखो यही बात है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे, पोटेंशियली अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो देखो तीन चीज़ें होती हैं। एक आईपीओ होता है, जहाँ पर इनिशियली पहली बार कंपनी लॉन्च हो रही होती है। फिर एक एफपीओ होता है, इसको फॉलो ऑन बोलते हैं, ठीक है। फॉलो ऑफ ऑफर होता है, ये पब्लिक ऑफर होता है। फिर होता है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। तो पहले पहले आईपीओ के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एफपीओ के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम ओएफएस के बारे में पढ़ लेंगे। और ये न्यूज़ जो है ना ओएफएस के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन हमें तीनों तीनों मैकेनिज्म पढ़ने आने चाहिए। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ ये पहली बार होता है कि पहली बार एक कंपनी जो है अपने आप को लिस्ट कराती है स्टॉक मार्केट में, पहली बार वो प्राइमरी मार्केट में घुस रही होती है, और फिर उसके थ्रू उसके जो सारे शेयर्स हैं प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जा रहे होते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम थिंग, ठीक है। मतलब कंपनी का उससे पहले नाम नहीं होता कहीं भी इन द लिस्टेड ग्रुप, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर क्या नए शेयर आते हैं? बिल्कुल यस, आते हैं नए शेयर, क्योंकि पहली बार हो रही है। किसको पैसा मिलता है? तो कंपनी लिस्ट क्यों कराती है अपने आप को? कोई भी कंपनी लिस्ट क्यों कराती है स्टॉक मार्केट में? भाई पैसा उठाने के लिए ना, मनी उठाने के लिए, इसलिए अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती है, एसएम में लिस्ट कराती है। तो वही, तो ये पैसा किसको मिल रहा है? वो ये बात कर रहा है, पैसा यहाँ पर मिल रहा है कंपनी को, कंपनी के अकाउंट के अंदर जा रहा है, कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा, और कंपनी फिर उससे एक्सपेंडिंग कर सकती है, अपना काम कर सकती है अपने, ठीक है। तो स्पीड क्या है? बहुत स्लो होती है, बहुत मंथ लगते हैं इसमें, रेड ड्राफ्ट भी करना पड़ता है ना, तो बहुत बहुत बड़ी प्रोसेस है ना, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। फिर कुछ लीगल प्रोसेस भी होती हैं। डाइल्यूशन, इसमें एक इक्विटी एक्सपैंड्स होती है, मतलब डाइल्यूटिव नेचर ही है इसका। एग्जांपल, ओला इलेक्ट्रिक कार ने जो अपनी रिसेंट आईपीओ निकाला है, सो मान के चलो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, कंपनी पहली बार एंटर कर रही होती है जस्ट टू गेट अ मनी सो दैट दे कैन एक्सपेंड, ठीक है। देखो इसमें और बहुत सारी चीज़ आती हैं कि भाई ये जो पैसा है, जो मनी आ रहा है, ये किन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है? जनरल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, एक्सपेंड के लिए यूज़ हो रहा है। अगर जनरल के लिए तुम कितना परसेंट यूज़ कर सकते हो, एक्सपेंड के लिए कितना परसेंट यूज़ कर सकते हो, देखो वो कब किसी और दिन का टॉपिक है। इसमें अगर हम आईपीओ के अंदर इतना ज़्यादा जाएंगे फिर तो उसमें बहुत कुछ है, ठीक है, और बहुत कुछ है, ठीक है। वो हम किसी अलग दिन पूरे एक फाइनेंशियल मार्केट की मैं एक सीरीज निकाल दूंगा, और फिर हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई आईपीओ के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो हम कभी और पढ़ेंगे। आज हमने बस इनिशियली ये पता लगा लिया कि आईपीओ होता क्या है, इसमें पहली बार कंपनी एंटर कर रही होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरी ओर एफपीओ क्या है? इसमें फॉलो ऑन्स, मतलब पब्लिक पहले से ही कंपनी जो है लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड, बट अभी उनको और फंड की ज़रूरत है, और फंड की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या इसमें नए शेयर आते हैं? यस, इसमें नए शेयर आते हैं। कंपनी किसको पैसा मिलता है? कंपनी को पैसा मिलता है, क्योंकि कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है अपने आप को। इसमें स्पीड क्या रहती है? मीडियम रहती है, इसमें इतनी स्क्रूटिनी नहीं होती जितनी आईपीओ में होती है, ठीक है, क्योंकि पहली बार लिस्ट हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी होगी। डायल्यूशन, इसमें डायल्यूशन होता है। अब यहाँ पर इस पर हमें बात करनी ज़रूरी है। भाई मैं पहले आईपीओ के थ्रू मैंने शेयर खरीदा, आईपीओ के थ्रू मैंने शेयर खरीदा, मुझे किसी पर्टिकुलर प्राइस से मिल गया, 180 रुपये में मिल गया। अभी ये क्या बोल रहे हैं, एफपीओ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप और शेयर रिलीज कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो आप अपनी जो करंट शेयर है उसमें से कुछ हिस्सा काट के उसको नए शेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यही हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, जो मनी होता है ना, पर्टिकुलर वैल्यू होती है शेयर की, वो डाइल्यूट हो जाती है। अब ये 180 का नहीं होगा, अब ये मार्केट में हो जाएगा 140 रुपये का। तो मी एज अ शेयर होल्डर, मतलब मैं अगर एक शेयर होल्डर हूँ, तो मैं क्यों चाहूँगा यार ऐसा? मेरे आज करंट जो आईपीओ के थ्रू जो मैंने खरीदा था, तब करंट मार्केट प्राइस थी 180 रुपीज़, और तुम ये एफपीओ के प्रोसेस करने के थ्रू ये 140 रुपये कर रहे हो मेरे मेरे शेयर की वैल्यू में, क्यों चाहूँगा ऐसा? ठीक है, इसके पीछे हैं कई सारे रीज़न। पहला रीज़न क्या हो सकता है? मैं ये इसलिए चाहूँगा
क्योंकि कंपनी को मैं कंपनी के सर्वाइवल के लिए, मान लो कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस टाइम पे जा रही है, गुजर रही है, कंपनी के ऊपर बहुत डेप्ट है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एफपीओ का यूज़ ना करूँ, ठीक है, और शेयर्स ना लाऊं, अपने शेयर को डाइल्यूट ना करूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है और मेरे शेयर की जो वैल्यू है वो सीधे जीरो भी हो सकती है, क्योंकि पूरे एसेट सीज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं मैं एफपीओ का हेल्प लूँगा, माना कि मेरे शेयर डाइल्यूट तो होंगे, लेकिन मैं अपनी कंपनी को बचा तो सकता हूँ। मी एज अ शेयर होल्डर मैं अपनी कंपनी को डूबने से तो बचा सकता हूँ ना। हाँ, इसलिए एफपीओ आता है, जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है एफपीओ। इसलिए सब सारे के सारे शेयर होल्डर एक सुर में बोलते हैं कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे शेयर डाइल्यूट होंगे लेकिन मेरी कंपनी तो बची रहेगी, ऐसा, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल प्रायोरिटी होती है। दूसरा क्या हो सकता है, डेप्ट टू प्रॉफिट फ्लिपिंग करने के लिए, डेप्ट टू प्रॉफिट फ्लिपिंग करने के लिए। देखो पहले कंपनी बहुत ज़्यादा डेप्ट में थी, एफपीओ आया तो उससे क्या है, बहुत सारा पैसा मिल गया कंपनी को, माना कि शेयर डाइल्यूट हो गए, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होता है। देखो अब एक देखते हैं बिफोर एफपीओ क्या चल रहा था, कंपनी के पास बहुत सारा डेप्ट था, कंपनी अर्न करती थी 100 रुपये, इंटरेस्ट भरती थी ₹80, प्रॉफिट होता था सिर्फ ₹20, ठीक है, जो कि बहुत कम प्रॉफिट है। लेकिन जब एफपीओ आ गया और सारे के सारे डेप्ट जो हैं, बहुत सारे डेप्ट आपने पे कर दिए, अभी भी अर्निंग हो रही है 100 रुपये, बट अब जो इंटरेस्ट भरा जा रहा है वो हो रहा है बस 10 रुपये। तो जो बाकी जो रुपए हैं 90 रुपये, ये क्या है, कंपनी का प्रॉफिट है। माना कि डाइल्यूट हुआ, माना कि शेयर होल्डर का जो शेयर्स थे वो डाइल्यूट हो गए, लेकिन भाई प्रॉफिट तो बहुत हो गया। अब ये जो मैसिव प्रॉफिट है, इवन विद द डाइल्यूशन, दिस मैसिव प्रॉफिट एक्चुअली पुल अप द स्टॉक प्राइस को पुल अप कर देगा अपने आप ही। जो डाइल्यूट हुआ था वो वापस अपनी करंट वैल्यू में आने लग जाएगा। तो इससे फ़ायदा होता है इन्वेस्टर्स का और शेयर होल्डर का, कि माना कि प्राइसेस डाइल्यूट हो जाते हैं लेकिन भाई बढ़ते भी उतनी तेज़ी से हैं फिर, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। तो एक ये स्ट्रैटेजी के लिए एफपीओ करते हैं, इंडायरेक्टली डाइल्यूट कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तीसरा क्या है, ग्रोथ करने के लिए। भाई यहाँ पर शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर बोलते हैं तुम डाइल्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उठाओ मार्केट से एफपीओ के थ्रू, क्योंकि तुम आज जो पैसा लगा रहे हो वो फ्यूचर में हमें ही प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि हमें ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो आज थोड़ा हमारी स्लाइस काट दो और फिर कोई नहीं, डाइल्यूट करो और हमें पैसा मिलेगा आगे। तो ग्रोथ फ्यूलिंग करने के लिए कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है और अपने बिजनेस को। और चौथा है डिस्काउंट, क्योंकि इनको डिस्काउंट मिलता है जब भी एफपीओ के थ्रू पैसा उठाती है कंपनी, तो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अपने नए शेयर्स को बेचती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो भी बाय करते हैं यहाँ पर आके, ठीक है, वो भी और बाय करते हैं शेयर्स। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो एवरेज होता है ना, जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एवरेज बाय नाम से आपकी वो आता होगा आपकी पोर्टफोलियो में, तो वो एवरेज बाय कम हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि आपने कम दामों पे बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए होते हैं। तो ये एवरेज बाय कम हो जाता है, तो इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट गैप है वो बढ़ जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बंदा जो है, एक इन्वेस्टर जो है, डाइल्यूटिव नेचर में चला जाता है, डाइल्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें एक वोडाफोन आइडिया का पता ही है, वहाँ पर उन्होंने एफपीओ बार बार निकालने पड़ते हैं उनको कि उनकी कंपनी जो है सर्वाइव कर पाए, तो यहाँ पर सर्वाइव वाला रीज़न आ जाता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने किया है भेल के अंदर, वो OFS किया है, ऑफर फॉर सेल, ऑलरेडी लिस्टेड थी, ओनर ने अपने स्टेक यहाँ पर सेल किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ नए शेयर आए नहीं, क्योंकि पहले से जो शेयर थे ओनर्स के पास वही बेचे गए। इसमें सेलर कौन था, गवर्नमेंट और प्रोमोटर्स होते हैं नॉर्मली। ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि 2 दिन के अंदर हो जाती है प्रोसेस। कि इसमें इक्विटी चेंज आती है, कोई नए शेयर आते हैं नहीं, कोई नए शेयर नहीं आते। जो पहले से ही ओनर के पास शेयर होते हैं ना, या प्रोमोटर्स के पास जो शेयर होते हैं वही बेचे जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी भेल कर रही है। तो यहाँ पर ये एक तरीका है, दिस OFS इज़ अ वे कि प्रोमोटर्स जो हैं अपना पैसे को, अपने शेयर्स को लिक्विड कर पाएँ और एग्जिट कर लें, ठीक है, या कोई जो भी छोटे मोटे प्रोमोटर्स हैं वो एग्जिट कर जाएं, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का, उनको प्रॉफिट देने का तरीका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये डील में क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वाई DIPAM उसके थ्रू कर रही है ये। यहाँ पर ये 5 अप टू 5% जो है शेयर को बेचेगी, जिसमें से 3% तो बेस इशू होगा और 2% होगा ग्रीन ऑप्शन। मतलब अगर डिमांड होगी और शेयर्स की मार्केट में, तो ये 2% और रिलीज होगा, नहीं तो 3% बेस इशू है, ठीक है। फ्लोर प्राइसिंग क्या रखा गया है, 254 रुपीज़ पर शेयर।
करंट मार्केट प्राइस क्लोजिंग प्राइस क्या था ट्यूसडे को 276, उससे हमें डिस्काउंटेड रेट में दिया जा रहा है, तो मतलब 8% डिस्काउंट करके हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो वेडनेसडे को खुला रहेगा फॉर नॉन रिटेलर्स, जिसमें बिग इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर थर्सडे को आज के दिन हमारे लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि OFS क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई नई कंपनी नहीं आ रही होती है, एग्जिस्टिंग कंपनी ही अपने एग्जिस्टिंग शेयर को बेचने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक अलग से विंडो प्रोवाइड कराई जाती है इनको बेचने के लिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर ही अंदर जो पहले चल रहा है ओपन मार्केट के अंदर होगा, क्योंकि अगर ओपन मार्केट के अंदर करने लग गए तो बहुत बुरी तरह मार्केट क्रैश, मतलब प्राइस है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि इसमें प्राइस क्रैश होता है, क्योंकि अब जो आपने नई स्लाइसिंग करी है, जो शेयर डाइल्यूट हुए हैं, तो उससे क्या होगा, मार्केट प्राइस भी नीचे भाग जाएगा, लेकिन मार्केट प्राइस जो मेन मार्केट प्राइस है वो थोड़े टाइम बाद जंप अप कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। तो फ्लोर स्ट्रेटेजी क्या है, मिनिमम बिडिंग करने वाले हैं इस पे, इससे अपने अपने जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, मतलब जो शेयर्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, टू इंसेंटिवाइज द इन्वेस्टर टू बाय अ लार्ज क्वांटिटी इमीडिएटली, वो कर लें विदाउट अ डिस्काउंट, इन्वेस्टर इनको बाय नहीं करेंगे। नहीं तो अगर देखो डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मैं ओपन मार्केट से बाय कर लूँगा ना, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तो ओपन मार्केट से बाय कर लेंगे ना, जब उनको कोई डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको डिस्काउंट मिल रहा है और ये अट्रैक्टिव बन रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर भी खरीदेंगे बहुत दबा के। यहाँ पर एक ग्रीन शो ऑप्शन है 2% का, मैंने आपको बता दिया, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, ज़्यादा डिमांड आती है, तो 2% एक्स्ट्रा रिलीज हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए अपना रेवेन्यू, एंड इट विल बी डिपेंड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है। अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो जो ग्रीन शो ऑप्शन है उसको ओपन कर दिया जाएगा और 2% एक्स्ट्रा जो है वो रिलीज कर देंगे। गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए। ये जो प्राइमरी गोल है डिसइन्वेस्टमेंट का, ये अपने या तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट को पूरा करने के लिए, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, उसको फंड करने के लिए, ठीक है। तो सेलिंग द स्टेक इन PSU, जैसे भेल हो गया, ये बहुत कॉमन भी होता है पैसा रेस करने का। अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स क्या है, एक पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स होती है, जो हम इसके ऊपर तो मैंने बहुत अच्छे से बात करी है ना, किसी एक पर्टिकुलर 29 वाले में, या नहीं 29 नहीं, किसी एक न्यूज़पेपर में मैंने बहुत अच्छे से बात करी है, मुझे वो याद नहीं किसमें की है। तो वहाँ पर यही चीज़ के ऊपर हमने बहुत डिस्कस किया था कि क्यों एक मिनिमम लेवल ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, जो कि 25% है। हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर 1% हुई तो क्या हो प्रॉब्लम आएगी, प्राइस डिस्कवरी सही से नहीं हो पाएगी, ऑपरेटर गेम चलेगा, है ना, ठीक है, वैल्यूएशन सही नहीं हो पाएगी कंपनी की, तो इनके ऊपर हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो आप न्यूज़पेपर देख लेना, पुराने वाले कोई किसी एक में मिल जाएगी। अगर मुझे मिल जाता है वो न्यूज़पेपर वाला, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक हेल्प मीट द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, और इन मिनिमम नॉर्म्स को पूरा करने का एक तरीका है ये। लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि 5% शेयर आ जाएंगे तो प्राइस डिस्कवरी आसान हो जाएगी और मार्केट बहुत लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि डिस्काउंटेड रेट पे बेच रहे हैं, तो जो है मेन मार्केट प्राइस है ना, वो भी फ्लोर की तरफ भागेगा, इनिशियली फ्लोर की तरफ भागेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जंप अप कर जाएगा सप्लाई, जब ये सप्लाई प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस टाइम पे, जब ये सप्लाई प्रेशर खत्म हो जाएगा तो मार्केट प्राइस अपने आप ही जंप अप कर जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। फंडामेंटल परफॉर्मेंस दिखाएगा, जो एक स्टॉक की परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसको तो प्रेशर सप्लाई के थ्रू नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अपना भी बढ़ जाएगा वो फ्यूचर में। हु कैन बिड, नॉन रिटेलर्स भी कर सकते हैं, रिटेलर्स भी कर सकते हैं। जो रिटेलर्स हैं वो इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं, 2 लाख तक कर सकते हैं, और थर्सडे में खुली रहेगी हमारे लिए, ठीक है। और जब नॉन रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा वेडनेसडे को सब्सक्रिप्शन करेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा, फिर ये रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छा खासा पैसा डालेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो न्यूज़ आएंगी ना, अब जो 3 न्यूज़ हैं उसको हम पढ़ पढ़ के ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इतना दिमाग मारने वाली न्यूज़ नहीं है, लेकिन न्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हर्टको ने और नैपफिट ने और सिडबी ने जो है ना पैसा रेज करने की कोशिश करी है 13,500 करोड़ रुपीज़ वाया कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये पैसा मार्केट से पैसा उठा रहे हैं कितना, 13,500 करोड़ रुपए थ्रू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट हाईलाइट है और एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है कि कैसे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने आप को फंड करते हैं थ्रू द इशूइंग थ्रू बॉन्ड इशूइंग, नॉट जस्ट रनिंग ऑन द बैंक से पैसा नहीं उठा रहे हैं, ये कॉर्पोरेट मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल शिफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी कैसे पैसा उठाते हैं। कौन की प्लेयर्स हैं, हर्टको है, नैफवेट है और सिडबी है, ठीक है, ये 3 है।
टैपिंग, ये बॉन्ड मार्केट को टैप कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रीट्स को टैप कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू पैसा उठा रहे हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग टू द बैंक फॉर अ लोन, ये कंपनीज जो है बॉन्ड्स को इशू कर रही हैं और इन्वेस्टर्स को बेच रही हैं, और इन्वेस्टर उनकी जगह उनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर गिव देम अ कैश, ये इतना टोटल कैश दे रहे हैं, और कंपनी प्रॉमिस टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट एट अ सेट टाइम, जिसको टेन्योर बोलते हैं, विद अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसको क्या ही बताना। नाफेड कितना पैसा उठाने वाला है? नाफेड 4,000 करोड़ रुपए उठाने वाला है, 10 साल के लिए ले रहे हैं। देखो, जब भी आपको कोई भी पर्टिकुलर प्राइस के बारे में देखना हो ना, कि भाई उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड देख लो, प्लस रेपो 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 रेट देख लो। इन दोनों के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि कितने परसेंट पे आप लोन उठा सकते हो। तो हमेशा यही, जब भी एक लोन उठाया जाता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है ना, वो दो तरीके से डिफाइन होता है। एक तो बेस इंटरेस्ट, मतलब बेस रेट, प्लस स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड मतलब रिस्क, कितना रिस्क है। ये रिस्क जो है, ये बोरोवर पे डिपेंड करता है कि कौन पैसा उठा रहा है, उतना ही। अगर बोरोवर ज़्यादा रिस्की होगा तो ये स्प्रेड बढ़ जाएगा, बोरोवर अगर कम रिस्की होगा तो ये स्प्रेड अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन बेस रेट यहाँ पर क्या रखा गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेस रेट रखा गया। इवन दो नेफिट एक सोवेनियर बैकिंग रखती है, लेकिन स्टिल वहाँ पर 1% का बेस रेट एक्स्ट्रा, मतलब 1% का ज़्यादा स्प्रेड रखा गया है। अभी जो गवर्नमेंट 10 ईयर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट है, जो कि हमारा बेस रेट है, वो 6.7% है। वो तो है ही, लेकिन प्लस 1% और एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है, क्योंकि इवन दो नेफिट जो है सेफ है, लेकिन तब भी जो इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। वो इसलिए मांग रहे हैं, नहीं तो भाई हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदें ना डायरेक्ट, तुम्हें पैसा क्यों दें? तो वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हुड को जो है वो बॉन्ड इशू कर रहा है 3 साल के लिए, एक मीडियम टर्म है। और कितना एक्सपेक्टेड ये रेट रखने वाले हैं? 7.75 से 8% तक, ठीक है। देखो, इसके अंदर जो है ना, सिडबी का मुझे नहीं मिला कि इन्होंने कितना रेस किया है, न्यूज़पेपर में ये नहीं था। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? बैंक लोन्स और बॉन्ड के बीच में क्या है? एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है भाई। बॉन्ड मार्केट बहुत स्लो डाउन है अभी। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इशुएंस जो है कम हुआ है, ड्रॉप हुआ है। लास्ट ईयर जो था 2025 दिसंबर में 29,000 करोड़ रुपीज़ उठाए गए थे, और हाँ, कम हो गया ना, सॉरी 29 है। 29,000 करोड़ रुपीज़ उठाए गए थे, लेकिन अभी जनवरी में कितने उठाए गए? 26,000 करोड़ रुपीज़ बस। तो ड्रॉप हुआ है ना, सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है। ये इसलिए ड्रॉप हुआ है बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन बॉन्ड मार्केट थोड़े बढ़ गए हैं। ये इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे उठाने की कोशिश मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं पैसा देने को तभी तैयार हैं जब वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। दूसरी ओर जो बैंक्स हैं, बैंक लोन बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड इशुएंस बहुत स्लो है, लेकिन होलसेल बैंक लेंडिंग तो बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास क्या है? चीप मनी रहता है, हमेशा चीप मनी रहता है। तो जैसे SBI है, उसने कॉर्पोरेट लोन अप टू 3.4 दिए हैं। HDFC उसने दिए हैं 10.3%, और ICICI बैंक ने कितने दिए हैं? 5.6%। ये जो तीनों के तीनों बैंक हैं, कैसे बैंक हैं? ये डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है। इनको CET का कुछ एक्स्ट्रा बफर रखना पड़ता है, ठीक है। इनको रखना पड़ता है CET का एक्स्ट्रा बफर 0.8%, इनको 0.4%, इनको 0.2%। ये 5 बकेट सिस्टम में काम करते हैं। डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है, 5 बकेट में काम करते हैं। यहाँ पर ये दूसरी बकेट में आता है, ये चौथी बकेट में आता है, ये पांचवी बकेट में आता है। तीसरी बकेट खाली है, फर्स्ट बकेट खाली है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? हमें पता है, इशूअर्स आर बिकमिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बन रहे हैं, और बॉन्ड मार्केट में डिमांड जो है इंटरेस्ट रेट की बहुत ज़्यादा हाई है, और कंपनीज सिंपली गो टू द बैंक के पास जा रही हैं और वहाँ से पैसा उठा रही हैं। लेकिन इन्होंने एक मेजर शिफ्ट दिखाया कि हुडको, नाफेड और सिडबी ने बॉन्ड के थ्रू पैसा रेस किया, तो एक बहुत बड़ी बात है ना। कैफे थर्ड फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म, मारुति वर्सेस टाटा, द बैटल ओवर इंडिया स्मॉल कार फ्यूचर। अभी इंडियन गवर्नमेंट इज अबाउट टू रिलीज एक न्यू ड्राफ्ट को बना रहे हैं, और उसको रिलीज करने वाले हैं ऑन द स्ट्रिक्ट फ्यूल एफिशिएंसी रूल कैफे थर्ड, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द फरवरी। तो ये ये पर्टिकुलर चीज़ जो है मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर रहा है बिटवीन द कार मैन्युफैक्चर, और वो ट्रिगर किसके बीच में हो रहा है? स्मॉल कार मैन्युफैक्चर जो कि लेड करता है बाय मारुति सुजुकी, और SUV और EV मेकर जो लेड करता है बाय टाटा मोटर्स, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे, अभी न्यूज़ आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते हम करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर पाएंगे उससे। वेदर द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू गिविंग स्पेशल कंसेशन, रिलैक्स टारगेट
टू स्मॉल लाइट कार्स और ट्रीट एवरीवन इक्वली। तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, या तो गवर्नमेंट कुछ स्पेशल कंसेशन दे या सबको इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। तो कैफे नॉर्म्स है क्या? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है, इज नॉट अ लिमिट ऑन अ सिंगल कार, इट्स एक्चुअली अ लिमिट ऑन द एवरेज ऑफ ऑल कार्स ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर क्या है, हाउ इट वर्क्स, इमेजिन एक, आप एक इमेजिन करो एक क्लास एवरेज टेस्ट को। जैसे कंपनी जो है ना कुछ गैस गजलिंग एसयूवीज जिसकी लो माइलेज होती है वो 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 बनाती है, ठीक है, लो माइलेज वाली कार बनाती है। और दूसरे ओर सेगमेंट एक और है कार मैन्युफैक्चर का कि वो एक हाई एफिशिएंट ईवी टाइप कार्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखो भाई यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो ड्राफ्ट है ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हें एक कंपनी को जो है ना, एक जो भी तुम कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज तुम फ्यूल एफिशिएंसी रखोगे। अगर तुम्हारी फ्यूल एफिशिएंसी उससे नीचे गिरती है तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। इनडायरेक्टली यहाँ पर ये ऐसी मेन बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको कम करने की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये जो कैफे थर्ड फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स है ना, ये एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है, यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की बात हो रही है। तो अगर मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दो सेगमेंट में काम करती है, ईवी में भी काम कर रही है और लो माइलेज वाली कार्स में भी काम कर रही है। अभी जो लो माइलेज वाली कार है ना, वो बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स क्रिएट करती है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इनको पेनलाइज किया जाएगा। और इनका कुछ कंपनियों का जो है ना सिर्फ यही मेन बिजनेस है, ईवी तो बहुत कम है। तो जो एक पर्टिकुलर एवरेज है, जो फ्यूल एवरेज है, वो तो अपने आप ही जो है बढ़ जाएगा, फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, लो माइलेज कार में बहुत फ्यूल यूज़ होता है, ईवीज़ में बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता। तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ इनको ही लेट करती हैं, इसी सेगमेंट में काम करती है, उनको जो फ्यूल एवरेज है ना वो बहुत पम्प्ड अप दिखता है, यार इनकी कारें बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती हैं, और वो भी डीजल और पेट्रोल खाती हैं, और डीजल और पेट्रोल कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे जो हमारा एनवायरनमेंट का टारगेट है वो बहुत डिले हो जाता है, तो इनको पेनलाइज किया जाएगा इस पर। तो यहाँ पर यही परेशानी क्रिएट हो गई, ठीक है, परेशानी यही थी, मैं आपको ये पूरा बता दिया। हैवी फाइन्स मिलेंगे अगर आप एक एवरेज को मीट नहीं कर पाओगे तो जो एक लॉबिंग वार स्टार्ट हो गई, मारुति सुजुकी बोल रही है हमें इसमें देना चाहिए थोड़ा कंसेशन। क्यों? हमारी हमारी जो सेगमेंट है वो स्मॉल कार की सेगमेंट है, कार जो है हैचबैक टाइप है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, हम उसको और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं बना सकते। क्यों? अगर हम इसको फ्यूल एफिशिएंट बनाएंगे आपकी इस पॉलिसी को देखते हुए, और फ्यूल कंजप्शन कम करेंगे, ठीक है, आपकी पॉलिसी को देखते हुए, तो भाई हमें कुछ नए प्रोडक्ट, नई कुछ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। अगर हमने स्मॉल कार्स के अंदर टेक्नोलॉजी लगा दी हाई ग्रेड वाली, तो भाई उसका जो कॉस्ट है वो डबल हो जाएगा। अगर कॉस्ट डबल हो जाएगा तो जो स्मॉल कार लोग खरीदते हैं इंडिया में, जो स्मॉल कार ही खरीदते हैं, तो वो तो अपने आप ही स्काई रॉकेट हो जाएगा उसका प्राइस, फिर लोग इसको खरीदना बंद कर देंगे। तो मारुति सुजुकी बोल रही है भाई हमारा तो लॉस हो जाएगा, जो आप ये नॉर्म लेके आ रहे हो उसके थ्रू। तो जो एंट्री लेवल मार्केट है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे स्मॉल कार खरीदने वाले बायर्स हैं वो नहीं खरीदेंगे फिर, और डिमांड डिस्ट्रॉय हो जाएगी इनडायरेक्टली फॉर स्मॉल कार, और इससे क्या है, कॉमन मैन की मोबिलिटी हर्ट हो सकती है, ठीक है, हम नहीं खरीदेंगे फिर। दूसरी ओर टाटा मोटर्स क्या बोल रही है, वो बोले एंटी कंसेशन होना चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, एक पॉल्यूशन ही होता है। क्यों ऐसा बोल रही हैं ये लोग टाटा मोटर्स? क्योंकि इनका जो मेन सेगमेंट है ना वो ईवीज का है, ईवीज तो कोई फ्यूल यूज़ ही नहीं करती हैं तो इनका जो कैफे स्कोर है वो तो नॉर्मल ही रहेगा, इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इनका जो फ्यूल लेने वाली कैपेसिटी है वो तो कम ही रहेगी, तो इनको तो कोई पेनल्टी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो टाटा चाहती है कि स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हो, सो दैट ये जो है अपनी ईवी की कार्स को बढ़ा पाएँ, क्योंकि नॉर्मल डीजल कार और पेट्रोल कार तो फिर बहुत महंगी हो जाएंगी ना, क्योंकि उसमें स्पेशल ग्रेड टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी उसको कम करने के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फ्यूल की डिमांड फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, तो जो कैफे स्कोर है वो अपने आप ही गिर जाएगा, कैफे स्कोर जैसे गिरेगा हैवी पेनल्टीज लग जाएंगी। तो टाटा मोटर्स अपना जो है ना ईवी सेगमेंट बढ़ाना चाहती है, तो इसलिए दूसरी डायरेक्शन में बोल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहे हैं, ठीक है। वाइल जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिर्फ पेट्रोल कार्स पे रिलाई करते हैं, और उनको हैवी फाइन से स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी इंडस्ट्रियल ग्रेड टेक्नोलॉजी तो लगाएंगे नहीं। तो अभी डिलेमा क्या चल रहा है, अगर मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी जो हैं वो मारुति की बात सुनते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एंट्री लेवल कार्स, तो उससे वो क्या रिस्क कर रहे हैं,
इंडियन क्लाइमेट गोल रिस्क कर रहे हैं। लेकिन अगर वो टाटा मोटर्स को सुनते हैं तो इससे क्या है, वो ग्रीनरी इंडस्ट्री को तो प्रमोट कर रहे हैं, बट रिस्क क्या कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए जो कार है वो एक्सपेंसिव बना रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मे बी डायरेक्शन जो है ना किधर की तरफ जा रही है, ईवी की तरफ पुश हो रही है यहाँ पर। तो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हो सकते हैं आगे जो मिले। इसकी डेडलाइन क्या बोली गई है, 28 फैब 2026 में आ जाएगा। बायर्स के लिए क्या है, अगर ये स्ट्रिक्ट नॉर्म पास हो जाते हैं विदाउट एनी कंसेशन, तो जो हैचबैक्स हैं, छोटे ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो है ना, वो अगले साल से बहुत महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कॉस्टली टेक्नोलॉजीज को भी डालना पड़ेगा फॉर फ्यूल एफिशिएंसी। अगर वो फ्यूल एफिशिएंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको हैवी फाइन देने पड़ेंगे, नहीं तो कंपनी को। इंडस्ट्री के लिए क्या है भाई, दे हैव टू पुश फास्टर टुवर्ड्स हाइब्रिड या ईवीज की तरफ जाना पड़ेगा उनको, अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्कोर को एवरेज करने के लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। आज की लास्ट न्यूज़, एडीबी ने अप्रूव किया है $182 मिलियन का लोन फॉर असम, स्केलिंग अप द बैटल अगेंस्ट द ब्रह्मपुत्र फ्लड जो आता है या इरोजन जो क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसके लिए ही इन्होंने किया है। ये एक एडिशनल फाइनेंसिंग है, मतलब पहले 2023 में और फाइनेंसिंग पहले से कर रखी है, इसके अलावा थोड़ा और लोन दिया है और फाइनेंसिंग करी है ऑफ $182 मिलियन की। इट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन न्यू प्रोजेक्ट, ये एक्सपेंशन है एक मेजर इनिशिएटिव का जो अक्टूबर 2023 में चला था, द क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसके ऊपर बात थी। ठीक, तो मैं फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देख लेते हैं। ओरिजिनल लोन जो 2023 में हुआ था वो $200 मिलियन का था, अभी एडिशनल लोन अप्रूव हुआ है $182 मिलियन का। तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल कमिटमेंट कितनी आई है एडीबी से, $382 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3100 करोड़ रुपए है, उससे भी ज़्यादा है। ये एडिशनल फाइनेंसिंग है क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट के स्कोप को बढ़ाया गया है ना, हम ओरिजिनल प्लान से थोड़ा और करने की सोच रहे हैं, इसलिए हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा दी है। और कॉस्ट हैव रीजन ड्यू टू द इन्फ्लेशन अनफोर्सीन टेक्निकल चैलेंजेस। इनिशियल फेज शोड गुड रिजल्ट और गवर्नमेंट वांट टू स्केल इट अप इमीडिएटली, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको स्केल अप किया जाए। कोर प्रॉब्लम देखो, फ्लडिंग क्या होती है, फ्लडिंग एक टेम्परेरी चीज़ है। ठीक है, रिवर राइज होती है, सबमर्ज हो जाती है लैंड उसकी वजह से, और वापस रिसीड कर जाती है रिवर, कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ क्रॉप डैमेज होती हैं, थोड़े होम भी कभी भी डैमेज होते हैं, और लैंड तो इंटैक्ट रहती है। लेकिन रिवर बैंक इरोजन में क्या होता है, ये परमानेंट फिनोमिना है, यहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर है जो कि अपनी कोर्स चेंज करती रहती है, तो वो जहाँ जाती है वहाँ की लैंड को खा जाती है। ठीक है, उससे बचाने के लिए इन्होंने ये एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को बनाया, और फिर कुछ इसमें प्रॉपर्टी मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो वही है आगे। तो इसमें वो प्रॉब्लम बताई कि रिकरिंग डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, लोगों को बार बार अपने घर को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फार्मर अपनी प्राइमरी सोर्स को ही लॉस कर देते हैं, जो कि होता है लैंड, वो एक मेन एसेट। ठीक है, ये मनी कैसे यूज़ होगा, हार्ड इंजीनियरिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना, एम्बार्कमेंट्स क्रिएट करने के लिए, एंटी इरोजन वर्क करने के लिए, और रिवर ट्रेनिंग करने के लिए। इसके अलावा सॉफ्ट इंजीनियरिंग भी होगी, नॉलेज और रेजिलियंस को बढ़ाया जाएगा। फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि बाढ़ ऐसी चीज़ आए, है ना, फ्लड्स आए तो उसको पहली पता चल जाए कि ऐसा आया, तो हम उस पर प्रोएक्टिव अप्रोच कर पाएँ। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करी जाएगी, फंडिंग द स्टेट एजेंसीज लाइक फ्रेमा, फ्लड एंड रिवर इरोजन मैनेजमेंट एजेंसी ऑफ आसाम, टू बेटर मैनेज दिस पर्टिकुलर डिजास्टर्स। ठीक है, ये चीज़ है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एस्पेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट टाइटल एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट द क्लाइमेट रेजिलिएंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है देन बिफोर, पहले थी। अभी हमें अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन पाएगा, मनी की वजह से बन पाएगा। हम एक फ्यूचर वर्स्ट के सिनेरियो को यहाँ पर टालना चाहते हैं, जो कि नॉर्मली होता रहता है। ठीक है, इसके ऊपर ही बात करी गई है। वाई एडीबी ही कोई चूज़ किया गया, क्योंकि एडीबी जो एक मल्टीलैटरल लैंडिंग बेस्ड बैंक है मनीला फिलीपींस में, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। ठीक है, इसकी जो हेड है मेरे ख्याल से मसातो कांदा है। ठीक है, वो भी 11th नंबर के हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया जो है इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर है। एडीबी बैंक जो है हेविली फोकस कहाँ करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पॉवर्टी रिडक्शन पे। तो एंड एडीबी बैंक जो है, एडीबी लोन जो है, इट कम्स विद एक्चुअली टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी रिडक्शन में ही काम करता है, उसी सेक्टर में ज़्यादा काम करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं दे रहे हैं, वो ग्लोबल एक्सपर्टीज़ को भी यहाँ पर लेके आ रहे हैं और रिवर मैनेजमेंट पे लगा रहे हैं। ठीक है, टू एंश्योर कि वो एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग को डेमोस्ट्रेट कर पाए। ठीक है, तो बस यही था, यही बहुत शॉर्ट न्यूज़ थी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजना कि वो भी मेरे सेशन को और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल ग्रो। थैंक यू।